सो हाय एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सबकी तैयारी सही चल रही होगी। प्रॉब्लम्स एकदम सामने आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इस टाइम पीरियड में अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखो। जो थेमेटिक एरिया है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। बाकी थोड़ा सा डिले हुआ इधर पिछले लगभग 10 दिनों में। द प्रॉब्लम वाज दैट कि लॉट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग। संस्कृति का ऑफर, पीडब्ल्यू का ऑफर, इधर से बात उधर से बात, ये मीटिंग वो मीटिंग। फाइनली एवरीथिंग हैज बीन रिजॉल्व्ड। एंड आज की पर्टिकुलर क्लास में मॉडर्न इंडिया पूरा खत्म कराऊंगा। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, 1.5-2 घंटे तक भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चिल आउट मारो, आराम से बैठो, क्लास को पूरा देखो, एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, सही आंसर गलत आंसर सब देखेंगे। इसके बाद एक एक इकोनॉमिक्स बचेगा, बिकॉज अपना बाकी सब तो हो गया, पॉलिटी हो गया है, राइट, ये भी आपका हो जाएगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी वाईटी पे आईपैड के द्वारा क्वेश्चंस करा मैं सारा का सारा इकोनॉमी 1 से 2 वीडियो में कर लूंगा, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हमारा स्टैटिक थीम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। मीनवाइल जो रिवाइज कर रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पर कंटेंट को रीड कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो। जितना थेमेटिक एरिया है, जो स्टैटिक का पोर्शन है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसको जितना हो सके, जितनी बार हो सके पढ़ो। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर बोरिंग लग रहा है, लगने तो बोरिंग पढ़ो। अब तो बोरिंग लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब एग्जाम सामने होता है तो लॉट ऑफ फियर इज देयर इनटू अस कि भाई होगा या नहीं होगा, तो बोरिंग तो बहुत दूर की बात है। बट यस, जितना हो सके गिव योर टाइम टू दैट पर्टिकुलर स्टफ। बाकी जो भी है डाउट, जो भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द टेलीग्राम चैनल, जो अपना पेड ग्रुप है, उसमें तो अपन रिस्पॉन्ड कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो। तो कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस है 2025 से 15 के बीच के, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके साथ आज हम पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा थीम कवर अप करेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं करना, सब कुछ कराते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो। अब देखो, ये बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो इस चीज समझ लो कि हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन प्योर फैक्चुअल होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्योर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इनके मिक्स होते हैं, राइट। जो मिक्स वाले क्वेश्चन है, इनको भी अटेम्प्ट करना है, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे एलिमिनेट करना, 50-50 पे आपको एक शॉट लेना है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको तो खैर अटेम्प्ट करके आओगे ही आओगे। जो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि अगर नहीं पढ़ा है तो स्किप कर देना, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस अपन नहीं पढ़ते। ये करंट अफेयर में कभी कुछ न्यूज में होगा, उसके ऊपर में क्वेश्चन बन गया है, इट्स प्योर फैक्चुअल इन नेचर। लेकिन अभी इस फैक्ट को याद कर लो, हो सकता है कहीं थोड़ा सा रिवर्स करके इस साल क्वेश्चन आ जाए, चांसेस कम है, बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन, वो बाकियों के सही हो जाएंगे, वो आपके गलत हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला, जो गंधर्व महाविद्यालय है, एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल था। सेटअप कब हुआ है? 1901 में हुआ। इट वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1901। किसके द्वारा? विष्णु दिगंबर, है ना, पलुष्कर। कहां पे हुआ था सर? ये लाहौर में हुआ था। कौन सा स्कूल है? गंधर्व महाविद्यालय। किसके द्वारा हुआ है सर? ये विष्णु दिगंबर के द्वारा हुआ। दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब हमने पढ़ा हुआ था व्हेन वी वर कवरिंग व्हाट, व्हेन वी वर कवरिंग जैनिज्म। वहां पे हमने सर दिगंबर, श्वेतांबर, इनको कवर अप हुआ था। बस इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज लाहौर। बाकी सॉल्यूशन फटाफट फटाफट देखेंगे। सर ये जो विष्णु दिगंबर है, ये कौन है सर? तो ये क्लासिकल म्यूजिक के पायनियर है, इन्होंने शुरुआत किया है। साथ में एक समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने सबसे पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्टैब्लिश किया 1901 में। इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को ये पॉपुलराइज कर सके। सो इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज दिस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ही गॉट दिस पर्टिकुलर विद्यालय स्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1901। ठीक है, साथ में इन्होंने कोशिश किया कि इसको हम आम जनता तक एक्सेसिबल कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसे लैंग्वेजेस को, ऐसे म्यूजिक को बस कुछ नो बड़े सेक्शंस के लोग ही जानते हैं, बाकी जनता को इसके बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी नोन टू ऑल द पीपल। दैट इज द रीजन व्हाई इसकी शुरुआत की गई। बाद में इसका दूसरा ब्रांच बॉम्बे में बनाया गया 1908 में, और इस तरीके से ये स्कूल आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित चीजों को लोगों तक पहुंचाता हुआ, एक्सेसिबल कराता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्योर फैक्चुअली नेचर नहीं आता था, छोड़ देना। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि दूसरा स्कूल कहां पे बना? बॉम्बे में बना। कब बना? 1908 में बना। तो अब गलती मत करना। ठीक है, चलो भैया, चार्ट ट्रैक 1833। सबसे पहली बात, सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, मैंने एक पुरानी एकेडमी पे लिया था, परचम क्लासेस नाम है उस एकेडमी का, भी मैंने उसको छोड़ दिया। तो उस पर्टिकुलर, अभी फॉर्मली आई हैव जॉइंड द पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला ज्वाइन किया हुआ है। बेसिकली स्टेट पीएससी वर्टिकल को लीड करना है वहां पे। तो अभी बहुत कुछ है, देखेंगे अपन, करेंगे आगे। एनीवेज, बट अपना ये एंगेजमेंट चलता रहेगा। पावर आईएएस पे आई विल बी वर्किंग पैरेलली, है ना। थोड़ा सा काम करते रहूंगा, ताकि जो भी अपने नीश वाले एस्पिरेंट उनको हेल्प मिलती रहे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसके सर, ये चार्ट ट्रैक के बारे में, जनरल चार्ट ट्रैक है 1833 का। हाँ, ये चार्ट ट्रैक है। बेसिकली कह रहा है कि सर जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस चार्ट ट्रैक के द्वारा बनाया गया था? सबसे आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट यहाँ बताऊंगा, इसको याद रखना। सबसे पहले, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, राइट, इनको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? सो दिस वाज डन बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ
1773 इस पर्टिकुलर एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल इनको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, पहली चीज है ना। दूसरी चीज सर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इससे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया सर, जीजी ऑफ बंगाल, इनको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। दूसरा प्रमोशन देखो कैसे प्रमोशन मिल रहा है गवर्नर से, है ना। तो ये कौन सा था, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। इसके बाद से आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या हुआ है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, राइट, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको प्रमोट करके वॉइसराय ऑफ इंडिया, भारत का वॉइसराय बना दिया गया। तो देखो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। इस तीन प्रकार से तीन अलग अलग लोग आए हैं। आपको बताना है सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। अब मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फिलहाल, और सबसे पहले वॉइसराय कौन थे। देखो सबसे पहले वॉइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे सर, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वॉइसराय थे हमारे देश के, और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जब प्रमोट किया गया तो कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको प्रमोट करके पहला वॉइसराय बनाया गया। यहाँ पे देखोगे तो विलियम बेंटिक सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हुए नजर आते हैं। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेसिकली कौन बने थे। ये तीनों क्रोनोलॉजी सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे दिया होगा सर विलियम बेंटिक, ये सबसे आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिखाई देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नेशनल हैंडलूम डे और स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के बाहर तो सिंपल लगते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में दीस क्वेश्चंस आर एक्चुअली कंसीडर्ड इन द टफ कैटेगरी। 2023 का प्रीलिम्स वैसे भी वन ऑफ द शॉकिंग प्रीलिम्स था इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। एनीवेज, पहला स्टेटमेंट है कि सर 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भैया 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं या नहीं बनाते। लॉट ऑफ अस डू नॉट नो अबाउट दैट। Anyways, we shall go ahead. Statement 2 कह रहा है कि it was in the year of 1905, ये 1905 का ईयर था जिसमें जो स्वदेशी मूवमेंट था it was launched on the same day, यानी कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को बेसिकली सेम डे पे लॉन्च किया गया था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेसिकली है क्या, आपको ये बताना है कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा वाला पहले का रीजन है या नहीं है, इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला बोल रहा है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं, नहीं पता अगर तो अगले ऑप्शन पे जाओ कि सर 1905 में स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया गया था। तो इतना हमें पता है सर कि 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा होगा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो कि कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कर्जन। इट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1905 देयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हिच बेसिकली टुक प्लेस इन इंडिया, राइट। इसी के अगेंस्ट में देश में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन या फिर स्वदेशी मूवमेंट, व्हाटएवर यू कॉल दिस, इसकी बेसिकली भारत में शुरुआत होती है। तो ये बात तो हम सभी को पता है। तो स्टेटमेंट 2 तो आपको ऑब्वियसली पता है, लेकिन लिखा हुआ है ना कि इट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। सेम डे बोले तो सर 7 अगस्त को। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि देखो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है, अपने देश की चीजों को प्रमोट करना। तो अगर 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे क्यों बना सकते हैं, क्योंकि सर हैंडलूम से, चरखा से, हैंडलूम से हम स्वदेशी चीजों को बना रहे थे। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन के बीच में कनेक्शन दिखाई देगा आपको। यही कनेक्शन आपको वहां पे एग्जाम में लेकर के आना है। किसी को नहीं पता कि सर 7 अगस्त था या 8 अगस्त था, लेकिन रिलेट कैसे करेंगे ये समझो। नीचे बोल रहा है ना कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये तो बेसिक हिस्ट्री सबने पढ़ा होगा। मैंने आपको जो मतलब मॉडर्न इंडिया का सीरीज कराया उसमें तक बताया हुआ, तो बेसिक है, तो सबको पता है। लेकिन अब इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट इस तरीके से करोगे कि सर नेशनल हैंडलूम डे इसी दिन सेलिब्रेट हुआ था। तो चूंकि ये स्वदेशी आंदोलन है तो स्वदेशी में तो नेशनल हैंडलूम यानी कि अपने हाथ से चरखा से अगर हम कपड़े बना रहे हैं तो अपने देश की चीजों को, स्वदेशी चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो यही तो ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी चीज का। तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दिस इज द कनेक्शन यू नीड टू ड्रॉ इन द एग्जाम। अगर आपको बेसिक फैक्ट पता है तो इस कनेक्शन के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सही करोगे, राइट। तो क्या होगा सर, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी है। सो दिस इज ऑप्शन ए व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा। दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलिए आगे चलो। अब देशर कथा देखो, है ना। अब ये जो आपके गणेश देवशकर है, इन्होंने लिखा था, इस कथा में क्या डिफरेंस है। सो विद रेफरेंस टू देशर कथा रिटन बाय
शंकर गणेश देवशकर, है ना, इन्होंने बेसिक शंकरम गणेश देवशकर, इन्होंने देशर कथा लिखा था। इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिपोक्रेटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, मतलब किस तरीके से जो कॉलोनियल स्टेट है लोगों को कन्क्वायर कर रहा है, उससे संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो ये जेनरिक स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स के सही होने के चांसेस ज्यादा है। ना ही इसमें कोई फैक्ट उसने लिखा हुआ है, ना ही इसके अंदर में कोई निगेटिव सेंटेंस उसने ऐड किया हुआ है, ना ही इसमें उसने कोई एक्सट्रीम वर्ड ऐड किया हुआ है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, लॉजिकल है, एकदम जनरल है, सीधा सीधा चल रहा है। हो सकता है भाई लिखा हुआ हो, और कॉलोनियल स्टेट से संबंधित ही तो लिखेंगे। आप मॉडर्न इंडिया के जो हिस्टोरियन है वो कॉलोनियल स्टेट से संबंधित लिखेंगे ना, कि अंग्रेजों के शासन में कैसे क्या चल रहा था। तो इसके सही होने के चांसेस हैं, ऑब्वियसली हैं सर। अगले पे चलो, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फॉक, एग्जैक्टली सेम चीज को यहाँ पे लगाओ। अब आप खुद देखो कि अगर वो कॉलोनियल स्टेट से संबंधित चीजों को, मैसेज को स्प्रेड करते हुए उन्होंने यहाँ पे इस कथा को लिखा हुआ है, तो इसने कहीं ना कहीं स्वदेशी स्ट्रीट प्ले, फॉक सॉन्ग, इनको प्रमोट भी किया होगा, इसमें भी अपने को कोई समस्या नहीं है। दिस आल्सो माइट बी करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, द यूज ऑफ वर्ड देश बाय देवशकर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। अब ये थोड़ा सा प्रिसाइज हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो फैक्चुअल हो गया, यही है फैक्चुअल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर फैक्ट गलत होता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे फैक्ट्स गलत होने के चांसेस है। ऊपर दो स्टेटमेंट्स में देवर नो फैक्ट्स, दोनों जेनरिक स्टेटमेंट थे, स्टोरी बेस्ड स्टेटमेंट्स थे, कुछ भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं था, इन दोनों के सही होने के चांसेस अच्छे खासे थे। नीचे वाले फैक्ट में इसने पूरे स्टोरी का कंसमरी एक फैक्ट पे कर दिया हुआ। अगर आप ये फैक्ट गलत करोगे तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। याद करो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर वैसे जगहों पे गलत करवाता है ऑप्शंस जहां पे एक फैक्ट को चेंज करने से पूरे स्टेटमेंट का मतलब चेंज हो जाए। इन सच स्टेटमेंट्स, इन सच प्लेसेस, एग्जामिनर डू गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग। आप उस हिसाब से भी देखोगे तो यस, दिस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। दिस वाज नॉट इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल। जब यहाँ पे इन्होंने देश शब्द का इस्तेमाल किया तो पूरा भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, क्योंकि देश उस वक्त बंगाल नहीं था, भारत था। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप थोड़े हिस्ट्री को अच्छे से समझते हो तो आप इसको ऐसा रिलेट भी कर सकते हो। बैटरी है अभी, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो सर कि बेसिकली इस टाइम तक लोगों के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी, यानी कि लोगों के अंदर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जाग चुके थे। तो अब लोग, जो देश के लोग थे ना, वो एक साथ खड़े होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। जैसे आप देखो 1780s के आसपास, 1790s के आसपास में, उस वक्त में ना देश में लोगों के अंदर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट नहीं डेवलप हुआ था। मैसूर अलग लड़ रहा है, पंजाब में अलग लड़ाई चल रही है, बंगाल में अलग लड़ाई चल रहा है, बंगाल ऑफ प्लास मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर वो अलग चल रहा है, मराठाओं का सीन अलग है। मतलब देश अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड है, विभाजित है। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो जब अंग्रेजों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, तो जाकर के लोगों के अंदर में सेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर में जागृत होते हुए नजर आती है, और लोग एक दूसरे को नेशनलिज्म की भावना से देखते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के प्रति नेशनल सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग थे, लाइक वॉट एवर द नंबर ऑफ पीपल वेयर देयर, ये सभी लोग एक साथ मिलकर के नेशनलिज्म को सपोर्ट एंड प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दिस इज द टाइम व्हेन द नेशनल सेंटिमेंट इज गेटिंग प्रमोटेड। तो अब लोगों के अंदर में बंगाल, पंजाब से ज्यादा देश की भावना उठ रही है। इसलिए अब देखो, ये जो देश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब चीजें बदल चुकी है, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता वाली भावना आ रही है। तो आप इसको लॉजिक के हिसाब से भी सही करोगे, कोर स्टडी के हिसाब से भी सही करोगे, और अगर थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जानते हो तो उस हिसाब से भी एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो जब भी पीवाईक्यू लगाओ तो इस अलाइनमेंट पे सोचना है। कोई भी ट्रिक एंड टेक्निक लगाने से पहले लॉजिक देखो कि क्या कुछ लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक दिख रहा है तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा तो जाकर के लास्ट में ट्रिक एंड टेक्निक और बाकी चीजों को लगाओ, अदरवाइज प्लीज गो इन अ फ्लो। ठीक है, चलो सर, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा है ब्रिटिश रूल का? इकोनॉमिक इंपैक्ट बताने की आवश्यकता है ही नहीं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज, इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल का भारत में 19th सेंचुरी में क्या इंपैक्ट आपको दिखाई देगा? सो दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा है, व्हेन देयर इज ब्रिटिश रूल हैपनिंग इन इंडिया, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको पता चलेगा कि सर भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है ये एक्चुअली में इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर रहा है। एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है, यानी कि ब्रिटिशर्स भारत में जब रूल कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बोल रहे हैं जहां से उनको कमर्शियल यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसे का फायदा दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम सर? इसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन सी
सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है सर? इट वाज अ की इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो क्रैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट। मतलब फार्मर्स को बेसिकली फोर्स किया गया कि इंडिगो प्रोड्यूस करो, कॉटन करो, जूट करो, क्योंकि इन चीजों का डिमांड वेस्टर्न मार्केट में बहुत ज्यादा है, इन चीजों का डिमांड इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है। यानी कि आप नॉर्मल धान गेहूं मत करो, इन चीजों को प्रोड्यूस करो। अब ऐसा भी नहीं कि इनको प्रोड्यूस करने से फार्मर्स को फायदा हो रहा है, नहीं, इनसे तो बहुत सस्ते दाम पे चीज खरीद करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अपने पास रख ले रही है और इंग्लैंड में बेच रही है थोड़ी महंगा करके, तो उसको मुनाफा मिल रहा है। मतलब द बेनिफिट ऑफ दिस कमर्शियल क्रॉप इज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ये इंडिया है, दिस इज द भारत, ये इंग्लैंड है ना, वो यहाँ पे बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि इंग्लैंड से कच्चा सामान यानी कि रॉ मटेरियल खरीदती थी, उसको इंडिया से खरीदती थी, इंग्लैंड में बेचती थी। इंग्लैंड में यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, औद्योगिक क्रांति, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करके आ रहा है उसको भारत में बेच रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में दोनों साइड से मुनाफा कमा रही है। तो भारत के जो किसान हैं जो ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है सर, इंडिगो को बहुत ज्यादा ग्रो करने से आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊता है, उसकी कम हो जाती है। दी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गोज डाउन अगर आप बहुत ज्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन करोगे। इससे एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा सर? इससे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि फर्टिलिटी जैसे जैसे आपकी नीचे जा रही है, अगले साल उस जमीन पे बंजरता बढ़ जाएगी, तो उस जमीन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो यही वाली बात यहाँ पे बेसिकली लिखा गया हुआ था। ठीक है, चलो, ये लाला लाजपत राय जी के ऊपर में यूपीएस ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि मेजनी कौन थे? तो सर इस चीज को याद रखना, इटली में क्रांति आई थी बेसिकली, तो उसको सपोर्टर मेजनी थे। फिर गैलीबर्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, और इन सभी लोगों के ऊपर में इन्होंने बेसिकली किताबें लिखी हैं। सो ही रोट बायोग्राफीज, इन्होंने इन सभी के ऊपर में बायोग्राफी लिखा हुआ है। इनको सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी किया गया था। कौन है ये इंसान? सर ये इंसान है लाला लाजपत राय, एकदम याद रखना। लाला लाजपत राय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर लाला लाजपत राय को जब वो साइमन कमीशन भारत में आया था, याद रखना क्या आया था सर भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक है, इसके अगेंस्ट लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठी चार्ज कराया गया था प्रोटेस्टर्स पे, तो लाठी इनके सर पे लगने के कारण लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। इसलिए लाला लाजपत राय बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। और इनकी डेथ इस तरीके से हुई कि जितने भी युवा नेता थे, जितने भी युवा थे, रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे पंजाब रीजन के, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध, आक्रोश बढ़ने लगा और उन्होंने आगे चल करके क्या किया, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया। आपने देखा होगा भगत सिंह ने जाकर के सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब तक फेंक दिया था। तो ये सब क्यों हो रहा है? All this is happening because Lala Lajpat Rai was a great individual, right? His loss to the nation was the biggest loss ever at this point of time. तो इसको याद रखना, इन्होंने इस तरीके की बायोग्राफीज भी लिखी हुई हैं। अब अगर इनके ऊपर में फिर से क्वेश्चन बना तो गलत मत करना। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, मेजनी चरिता ये बेसिकली किसने लिखा हुआ है? ये ध्यान रखना, मेजनी के ऊपर में बायोग्राफी एक और इंसान ने लिखा है, उस किताब का नाम है मेजनी चरिता, और उस इंसान का नाम है सर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने मेजनी से इंस्पायर होकर के उसकी बायोग्राफी को लिखा था, दैट इज कॉल्ड एज मेजनी चरिता। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो भैया, पुराने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स, जैसा मैंने आपको दिखाया था ना किस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो अनटचेबिलिटी के ऊपर में याद है कि 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ पिछले 10 साल में, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और उनके फाउंडर के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको राधाकांत देव दिखाई देंगे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर आपको दिखाई देंगे गजलू लक्ष्मी नारायण शेट्टी, he was the founder of मद्रास महाजन सभा, यही बस गलत है, मद्रास महाजन सभा के फाउंडर नहीं थे। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी was the founder of इंडियन एसोसिएशन, सर ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 3 इसका सही होगा। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो स्किप करो। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो पेयर 2 था वो आपका बेसिकली गलत था, क्योंकि जो मद्रास महाजन सभा है इसको स्टैब्लिश किया गया है मई 1884 में बाय कौन है सर? तो वीरागचर्या जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, राइट। इसमें आपको गजलू लक्ष्मी नारायण शेट्टी नहीं दिखाई देंगे। तो इन फैक्ट्स को थोड़ा सा बारीकी से देखना। देखो प्योर फैक्चुअल है, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम मिले तो इन फैक्ट्स को याद करो, बिकॉज इन फैक्ट्स के ऊपर में फिर से क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। सो प्लीज गेट दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अपने को ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन था फैक्ट्री एक्ट के ऊपर में, लेबर मूवमेंट में। अब इस चीज को समझो, हमारे देश में
दो वॉइसरे हैं जिनको अपने को थोड़ा ठीक से देखना है। एक का नाम है सर लॉर्ड लिटन और एक का नाम था सर लॉर्ड रिपन। मैं आपको बताता हूँ, लॉर्ड लिटन जो थे ना, इनकी पॉलिसीज बहुत रिएक्शनरी थी। रिएक्शनरी बोले तो ये भारतीयों के विरुद्ध में बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका नाम है क्या? लॉर्ड लिटन। इंडियंस के अगेंस्ट में इनकी बहुत सारी पॉलिसीज आपको दिखाई देगी। ऑन द अदर हैंड आपको दूसरे दिखाई देंगे लॉर्ड रिपन। इनकी पॉलिसीज सर बहुत प्रोग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव बोले तो बहुत विकास करने वाली पॉलिसीज थी। इनकी पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव इन नेचर दिखाई देगी। तो एक आपको लॉर्ड लिटन दिखाई देंगे और एक आपको लॉर्ड रिपन दिखाई देंगे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझना। लॉर्ड लिटन ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई है जिससे भारतीयों का विकास ना हो सके, भारतीयों को नुकसान हो सके। जिस तरीके से अगर मैं कुछ पॉलिसीज का अगर नाम बताऊं, इफ आई हैव टू स्पीक सम पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, तो उन पॉलिसीज में आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिखाई देगा, राइट, दिल्ली दरबार दिखाई देगा, आर्म्स एक्ट दिखाई देगा, बहुत सारी चीज दिखाई देंगी जिससे भारतीयों की आजादी को रोका गया है। लॉर्ड रिपन ने कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बनाई थी जिससे भारतीयों का थोड़ा विकास हो सके। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट पास किया था 1881 में, है ना, प्लस इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट को हटा दिया था। जो भी नाम मैं ले रहा हूं नोट डाउन करो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब पता होना चाहिए। या तो मॉडर्न इंडिया का सीरीज फॉलो करो, वहां पे मैंने रिवाइज कराया, बट इन नामों को वहां पे कवर अप कराया, वहां पे भी क्वेश्चन आते, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन आपको दोनों दिखाई देंगे। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में सर सबसे पहली बार मद्रास वाले एरिया में ना लोकल लेवल बॉडी बनी थी। मतलब बेसिकली किस तरीके से पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होता है कि लोग आपस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ दी लोकल लेवल गवर्नेंस ऐसा भी इनको करके टाइटल दिया हुआ। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एनीवेज, क्योंकि इनकी सारी पॉलिसीज प्रोग्रेसिव थी जिससे भारतीयों का थोड़ा प्रोग्रेस हो सके। क्वेश्चन ये है सर कि जो फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, ये क्यों आया था? तो इस चीज को याद रखना, भारतीयों को इस तरीके से शोषण किया जाता था कि देयर वाज नो सच टाइम लिमिट। अगर आप पुरुष हैं तो सुबह से रात 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आपको कब तक फैक्ट्रीज में काम कराया जाएगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब रगड़ करके भारतीयों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो भारत में महिलाएं थी, वुमेन थी, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो छोटे छोटे बच्चे थे, बिलीव नहीं करोगे, 4 साल 5 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसका काम यह था कि हम बच्चों का टाइमिंग फिक्स करें कि जो छोटे बच्चे हैं, 7 साल से कम के बच्चे, वो फैक्ट्री में ना आए। 7 साल के ऊपर के बच्चे फैक्ट्री में 9 घंटे के आसपास ना दिखाई दे, 9 घंटे से ज्यादा वहां पे ना दिखाई दे, राइट। इस तरीके से थोड़ा टाइमिंग को उसने रेगुलेट किया था। तो इट वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस। कोई वेज फिक्स नहीं किया गया था। इनफैक्ट जो टाइम है कि कितने टाइम तक कौन वहां पे काम कर सकता है, उसको बेसिकली प्रमोट किया गया था। दूसरा, एनएम लोखंडे वाज द पायनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर मूवमेंट। यस, लेबर मूवमेंट को बेसिकली एलएम लोखंडे साहब ने प्रमोट किया था। तो आपका दूसरा ऑप्शन वैसे भी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला तो आपका ऐसे भी गलत दिखाई देता है, वो नजर आ रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको जो ट्रिक्स बताता हूँ, देखो ट्रिक्स फेल कैसे होते हैं। आप बोलोगे सर एलएम लोखंडे तो एक फैक्ट है, इस फैक्ट को चेंज करने में तो ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो हो सकता है स्टेटमेंट गलत हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना कभी भी किसी भी फैक्ट एंड ट्रिक पे। मैंने दुनिया भर की एकेडमीज का देखा हुआ है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। आजकल वो जो अंडरस्टैंड और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एकेडमीज को काफी अच्छा बनाया हुआ है, मैंने उनको स्टार्टिंग में फॉलो किया था बैक इन 2022, जब वो एकदम शुरुआती दौर पे थे। These people got lot of popularity because they had taught this particular series जहां पे एलिमिनेशन ट्रिक कैसे काम करता है। ट्रस्ट मी, I have failed a lot of times in prelims because of lot of dependencies on the elimination method. Elimination tricks बहुत बार फेल होते हैं। एक चीज जो एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि यू शुड बी हैविंग प्योर कमांड ओवर द रॉ कंटेंट। जो रॉ कंटेंट उस पर कमांड होना चाहिए। बाकी उसके बाद ट्रिक्स एंड टेक्निक देखना, बट वो रॉ कंटेंट पे अगर कमांड नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। दैट इज समथिंग फॉर श्योर। सूरत स्प्लिट की बात करते हैं सर। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, बेसिकली किस प्रकार का स्प्लिट है? तो सूरत स्प्लिट हुआ क्यों था? सीधी सी बात है सर, 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो प्रकार के लीडर्स थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो गया था, इन दोनों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया था, और सूरत में जाकर के प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन को हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूरत स्प्लिट कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन गलत तो होना नहीं चाहिए सर। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सपाट आपके कोर्स से पूछा हुआ है, सीधा सपाट आपके नोट से पूछा हुआ है। पहले यूपीएससी ऐसे इजी बेसिक क्वेश्चंस पूछती थी, अब तो खैर गेम बदल चुका है, अब तो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बट यस, एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में फेथ
कहीं ना कहीं घटना शुरू हो गया। एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि मॉडरेट्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, मॉडरेट्स को लग रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट काम नहीं कर पाएंगे, दोनों के बीच में फेथ खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं उसका फायदा अंग्रेजों को दिखता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज द रीजन वाई सूरत स्प्लिट आपको दिखाई देगा 1905 में। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो let us go to the next question. Question number 10. What is this स्वदेशी and boycott? स्वदेशी and boycott basically है क्या? देखो, स्वदेशी and boycott were adopted as method of struggle for the first time during, आपको बताना है स्वदेशी और बॉयकॉट को मेथड ऑफ स्ट्रगल के रूप में सबसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। याद करो, जब हमने सबसे पहली बार 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसका विरोध किया था। इट वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। इसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है सर उसी टाइम पीरियड में 1905 में, जहां पे लोगों ने चीजों को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया है, राइट। नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। बाद में महात्मा गांधी जी पिक्चर में आते हैं तो उन्होंने भी 1919-1920 के आसपास में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रमोट किया तो स्वदेशी बॉयकॉट जैसी चीजों को गांधी जी ने आगे चल करके और बढ़ चढ़ करके प्रमोट किया। इवन वी हैव रेड दिस पर्टिकुलर स्टफ एंड वी रीड अबाउट महात्मा गांधी अप अहेड। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये सब ना बेसिक क्वेश्चन, देखो कैसे 2016 में कितने इजी क्वेश्चंस आते थे, 16, 17, 18 तक फिर भी एग्जाम इजी था। 19 के भी क्वेश्चंस ठीक है, 20 के बाद जो यूपीएससी ने ना तहलका मचाया हुआ है, और अब मैं बता नहीं सकता 30 के बाद ये लोग क्या करेंगे। मतलब एवरी डे द लेवल ऑफ एग्जाम इज गेटिंग हायर। देखो मैं फिर भी बताता हूँ, कंपटीशन कंपैरेटिवली वहीं पे 2015-16 पे आपको पता है प्रीलिम्स का कट ऑफ 120 के आसपास जाता था, 60%। आज कट ऑफ 95, 96, 100 नहीं टच हो पा रहा है आज से आप, जबकि पिछले साल क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे। उसके पिछले साल आप जाकर के देखो कट ऑफ 80 नहीं पहुंचा है। 2023 में कट ऑफ 70 के आसपास में था। कहने का मतलब ये कि पेपर टफ होने से आपका सिलेक्शन ना हो ऐसा नहीं है। पेपर टफ होने से सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कट ऑफ जो होता है ना वो नीचे जाता है, ठीक है। चले आगे। तो अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं और इसमें अगर हम कांग्रेस स्प्लिट की बात करते हैं तो क्या समझ में आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी। बताने की आवश्यकता नहीं, 15 में सेम क्वेश्चन, 16 में सेम क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चंस टीना डाबी मैम के टाइम पीरियड में आते थे, अब तो नहीं आते, राइट। पहली महिला, अच्छा ये फैक्चुअल है, हाइयर चांसेस, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो जाए, देयर आर हाइयर चांसेस। पता नहीं क्यों आई ऑलवेज फील इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे एग्जामिनर बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। यूपीएससी का एक टेंडेंसी है कि बेसिक क्वेश्चन बनाओ, फैक्चुअल कर दो, ताकि अगर बेसिक फैक्ट पता है तो सही कर लोगे, नहीं पता तब तो क्वेश्चन ऐसे भी टफ है। तो ये कुछ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो सरोजनी नायडू। नो, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। समझना, सबसे पहली महिला जो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, शी इज एनी बेसेंट। कौन थी सर वो? शी इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो सबसे पहली महिला थी। तो क्या एनी बेसेंट भारतीय थी? नहीं, शी वाज अ यूरोपियन। भारतीय सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर यहां पे इस क्वेश्चन में लिख दे द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू, अब ये सवाल सही हो गया। अंडरस्टैंड, एक वर्ड चेंज करते ही ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज द ऑप्शन विल डेफिनेटली बी रॉन्ग, ठीक है। दूसरा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन त्याबजी। यस दिस इज ट्रू, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन त्याबजी थे। एक और होमवर्क दे रहा हूं, इसको भी देख लेना। जब देश आजाद हुआ 1947, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर में, राइट। तो इनको ध्यान में देते चलना क्योंकि पीवाईक्यूज हमें इन्हीं तरफ में इशारा करते हुए नजर आते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक है ना, इकोनॉमिक क्रिटिक कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में किसने किसने आवाज उठाया? तो इन तीनों ने आवाज उठाया। दादा भाई नौरोजी साहब ने तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया हुआ था, मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है। इनफैक्ट जो वाईटी पे मैंने मॉडर्न इंडिया का सीरीज कराया ना, उसमें इन तीनों इंसान का नाम दिया हुआ है। छोटी छोटी वीडियो है, आधे आधे घंटे के, 30-30 मिनट में मैंने पूरा मॉडर्न इंडिया कवर अप कराया हुआ है, वो भी डिटेल में नोट्स के साथ में। एप्लीकेशन में सारे नोट्स भी हैं आपको, राइट। एक क्लास का नोट्स नहीं है बस, बिकॉज आई गॉट इट मिस्ड, अदरवाइज सारे क्लासेस का नोट्स उसमें मैंने एप्लीकेशन पे भी अपलोड किया हुआ है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वहां पे डिटेल में बताया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी साहब ने किताब लिखा था, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वैसे ही सुब्रमण्यम अय्यर साहब की किताब, आरसी दत्ता की किताब, सबका नाम मैंने वहां पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर तीनों होगा कि भैया इन तीनों लोगों ने मिलकर के अंग्रेजी शासन को विरोध किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म था, वो सही नहीं था। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तीनों के द्वारा दिखाई देता हुआ नजर आता है। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चले आगे, शैल वी गो अहेड। एनीवेज
पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित एक क्वेश्चन अब 2014 का है, 14 तक जाना नहीं अपने को, 25 से अपने को 15 कवर अप करते हुए चलना है। ये सारे क्वेश्चंस 2012 के 11 के सारे नोट्स में आपके दिए हुए हैं। इट्स योर वर्क, आप इसको टाइम निकाल करके रीड कर सकते हो। वी विल जस्ट डू इज लास्ट 15 ईयर क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे पूछे गए सवाल अपने से बनने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा, और इसके क्वेश्चंस आप सभी के सामने ये रहे। दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। तो ऑल इट स्टार्ट्स विद द नॉन कोऑपरेशन, है ना। नॉन कोऑपरेशन मोमेंट आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मोमेंट है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग करना। इसका नाम ही सर असहयोग आंदोलन। मतलब महात्मा गांधी जी ने बेसिकली नॉन कोऑपरेशन को इसलिए सपोर्ट किया था ताकि ब्रिटिश के पॉलिसीज को हम पूर्ण रूप से असहयोग किया जा सके, उसको असहयोग करे। दैट एक्जैक्टली इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर आंदोलन, दिस पर्टिकुलर मोमेंट वाज स्टार्टेड, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट हियर इज दैट कि जब भी आप नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को पढ़ते हो, असहयोग आंदोलन को पढ़ते हो, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एरियाज पे अपने को ध्यान में रख करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले असहयोग करने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म नॉन कोऑपरेशन? प्लीज अंडरस्टैंड, नॉन कोऑपरेशन का मतलब है पूर्ण रूप से जो अंग्रेजी सामान है उसको बॉयकॉट कर देना, अंग्रेज के कोर्ट्स को बॉयकॉट कर देना। सही बात है, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को बोला कि हम नॉन वायलेंस के साथ प्रमोट करेंगे, एकदम सही बात है, हम वायलेंट नहीं होंगे। वी शैल बी promoting non-cooperation with non-violence. We shall not be violent in at all in this particular moment. सही बात है। Next is retention of title and honors without using them in public. कहने का मतलब है कि हम अपने टाइटल को, अपने उपाधियों को अपने पास रखेंगे, बस पब्लिक में यूज नहीं करेंगे। तो फिर भैया किस बात के लिए आप नॉन कोऑपरेट कर रहे हो? आप खुद ही बताओ। आप मुझे ये बोल रहे हो सर मैं अपना टाइटल रखूंगा अपने पास में, पब्लिकली यूज नहीं करूंगा, तो ये कौन सा नॉन कोऑपरेशन है? नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये है ना कि भाई मैं आपके टाइटल्स को, आपकी उपाधियों को, आपकी पोजीशंस को, सबको मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं, मैं रखूंगा ही नहीं। यूज करना तो दूर की बात है, तब मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपका बहिष्कार कर रहा हूं, आई एम बॉयकॉटिंग योर स्टफ। तब मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपको असहयोग कर रहा हूं, आई एम डूइंग नॉन कोऑपरेशन। मैं ये बोलूं कि नहीं मैं टाइटल को तो रख लूंगा, पब्लिकली यूज नहीं करूंगा, घर पे बनाकर रखूंगा, तो इसको तो फिर वो हिपोक्रेसी कहते हैं ना। वो अश्लील ग्रोवर के हिसाब से बोलो तो दोगलापन कहते हैं। एग्जैक्टली वही वाला सीन है, राइट। मतलब जो डबल फेज हो गया ना, आप कुछ और दिखा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, वो तो होना नहीं चाहिए। अगर मैं नॉन कोऑपरेट कर रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से असहयोग करूंगा, किसी प्रकार से ना टाइटल का इस्तेमाल करूंगा, ना कोई उपाधि का इस्तेमाल करूंगा। आई विल बी रिटर्निंग एवरीथिंग टू यू, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोऑपरेशन। दिस इज ट्रू। तो इस हिसाब से आप देखो तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। हाँ जी सर, ये बात सही है सर, हम पंचायत को एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो चौथा स्टेटमेंट आपको सही दिखाई देगा, तो बस आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सो आपको क्या दिखाई देगा? ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपको यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता नजर आएगा। दैट इज हाउ यू विल लैंड टू द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चले अगले क्वेश्चंस पे। देखो फिर 2025 में एक और क्वेश्चन ऑन कोऑपरेशन। तो मैं फिर से बताता हूं, ये थीम है महात्मा गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हैं, जिसमें नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 राष्ट्रीय आंदोलन है, गांधी जी को इनको ध्यान में रखना है। 3 क्षेत्रीय आंदोलन है, फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया। तो 3 रीजनल मोमेंट एंड 3 नेशनल मोमेंट, अपने को ये मोमेंट्स ध्यान में होने चाहिए, बिकॉज इन मोमेंट्स के ऊपर में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस बनते हैं। दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर में, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया हुआ है देखो, नॉन कोऑपरेशन से संबंधित, कि भैया दी कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ऑब्वियस सी बात है ना, बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मेथड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब कांग्रेस ने बोला था कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन हम पीसफुल तरीके से स्वराज की मांग करेंगे, लेजिटिमेट तरीके से स्वराज की मांग करेंगे, मतलब नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें तो कोई फैक्ट भी नहीं है, एक जनरल थियरी है, और वो थियरी भी सही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव यही था ना कि अगर हम स्वराज की मांग करें तो हम पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से मांगे। ऐसा ना हो कि हम एकदम लड़ाई और वो वाले फेस में हो, दैट शुड नॉट बी द कंडीशन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग दिस स्टेटमेंट राइट हियर। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government restored to the repression. अब समझो यहाँ पे बड़ी बात बताई गई है। नॉन कोऑपरेशन समझने से पहले मैं हमेशा क्लासेस में एक चीज बताता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने किताब लिखा था, उस किताब का नाम था सर हिंद स्वराज। What was the name of the book? The name of the book was हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जितने भी भारतीय, जितने भी इंडियंस हैं, अगर वो 1 साल तक अंग्रेजों को नॉन कोऑपरेट करेंगे, इफ दे डू दिस नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स फॉर जस्ट 1 ईयर, ज्यादा नहीं सिर्फ 1 साल तक, तो अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे। बिकॉज अंग्रेजों की जो पूरी तरीके से इकोनॉमी है, पूरा जो ढांचा है, वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि सर इंडियंस उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं,
कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं, ऑल द इंडियंस इनटू द पिक्चर, डाउन द लाइन एवरी इंडियन इज डूइंग वन थिंग। सभी भारतीय एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को मदद कर रहे हैं उनको ग्रो करने में। कहीं ना कहीं हम उनके फाइनल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कपड़े आ रहे हैं हम उनको पहन रहे हैं, तभी तो उनको पैसा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, तो अपनी इंडस्ट्रीज और लगा रहे हैं इंग्लैंड में। अगर हम पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार कर दे, इग्नोर कर दे, तो क्या मजाल है कि वो लोग ऐसा कुछ आगे चल के करें? कोई चांसेस ही नहीं है। देयर इज नो चांस एट ऑल। इज देयर एनी चांस? सर देयर इज नो चांस एट ऑल। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से ये बात बोला गया है, हिंद स्वराज के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को यहाँ पे प्रमोट किया। गांधी जी प्रमोटेड नॉन कोऑपरेशन विद दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ हिंद स्वराज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये बात एकदम सही है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर एक साल में स्वराज नहीं मिला तो हम नॉन कोऑपरेशन को अलग अलग स्टेजेस पे लेके जाएंगे, मतलब आने वाले टाइम पे हम सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करेंगे। सही बात है, ऐसा बोला गया था कि एक साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। अगर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में नहीं मिलता है तो हम इस आंदोलन को और भी बड़े फेज तक लेके जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वाज सेड टू बी इंप्लीमेंटेड। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? सर दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। गांधी जी के इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने सुना है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ यूपीएससी का, तो उसमें विवेकानंद के स्टेटमेंट के ऊपर में क्वेश्चन आया। तो अभी एक नया ट्रेंड आया यूपीएससी का, वो ना पुराने स्टेटमेंट्स, जो पुराने पॉपुलर लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर में क्वेश्चन बनाते हैं। इट्स लाइक अ न्यू ट्रेंड दैट यूपीएससी हैज स्टार्टेड नाउअडेज। बट एनीवेज, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसमें एक स्टेटमेंट है गांधी जी का कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। सेडिशन अब मेरा एक धर्म बन चुका है, ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं यहाँ पे। और ये जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कथन है, बेसिकली कब कहा गया? तो जब महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, जब वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे दांडी पे, तो महात्मा गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को बोला था कि सेडिशन मेरा एक धर्म बन चुका है। देशद्रोह मतलब विद्रोह करना कहीं ना कहीं मेरा एक धर्म बन चुका है। ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अंग्रेजों के सामने उन्होंने पहले बहुत विद्रोह किए। नॉन कोऑपरेशन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कहीं ना कहीं इट वाज अ नेशनल मोमेंट दैट हैपेंड, राष्ट्रीय आंदोलन था। उसके पहले भी महात्मा गांधी जी ने क्षेत्रीय आंदोलन बहुत सारे किए थे, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। उसके पहले महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में जाकर के आंदोलन किया था। नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह के मेथड को अफ्रीका में इस्तेमाल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑफ दिस बिलीफ कि भैया इट हैज बिकम माय रिलीजन नाउ बिकॉज आई नो ब्रिटिशर्स को हटाना है, ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बातों को सामने रखना है। सो यू विल हैव टू डू दिस। अंग्रेज आपको सेडिशन चार्जेस लगाएंगे, जेल में डाल देंगे, बट आई एम रेडी फॉर द सेम बिकॉज नाउ सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। महात्मा गांधी जी का सीधा स्टेटमेंट था, सीधा कथन था। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकली वायलेटिंग दी सॉल्ट लॉ एट दांडी। अब मैं हमेशा कहता हूं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस आपसे बनने वाले नहीं होंगे। अगर आपको नहीं पता इस कोड के बारे में, छोड़ के आओ क्वेश्चन, क्यों अटेम्प्ट करोगे? अब मैं आपको लॉजिक दे दूंगा। लॉजिक में मैं आपको ये दे दूंगा कि देखो क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत लास्ट का आंदोलन था, तब तक तो महात्मा गांधी जी करो या मरो बोल रहे थे, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों ही बोलेंगे सेडिशन मेरा धर्म बन चुका है। चंपारण सत्याग्रह में तो गांधी जी ने नया नया स्टार्ट किया था सत्याग्रह करना, नया नया नॉन वायलेंट मेथड को इस्तेमाल किया था भारत में, तो इस टाइम पे भी गांधी जी ऐसा आंदोलन नहीं बोलेंगे। हाँ, कट छट करके दांडी वाला जो मोमेंट, यहीं पे महात्मा गांधी जी ने बात कहा होगा। इस तरीके से बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक आपको दे दिया जा सकता है इन ऑर्डर टू गेट ए कंफर्मेशन कि देखो भैया इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछो, मुझे अगर ये कोड के बारे में नहीं पता होता तो एग्जाम में जाता तो मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आता इनफैक्ट, या फिर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आता, बिकॉज नहीं पता यार, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। व्हाट वी कैन डू, लेट अस डू दैट। हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, जो मैंने आपको मॉडर्न इंडिया का सीरीज कराया है, अगर आपने उसको ठीक से भी किया है ना, तो मॉडर्न इंडिया में अगर 8 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 5 से 6 आप सही करने के कगार पे हो। जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो किसी के द्वारा नहीं होगा। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन में एक आध गलती से मेरा सही हो जाए, मेरा भी गलत होगा, इतना हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी। तो उसको चेंज नहीं करना है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अटेंड करो, फिर जो बचा हुआ टाइम है उसको दूसरे सब्जेक्ट पे दो, ताकि सभी सब्जेक्ट्स को अपन अबव एवरेज एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाए, है ना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एक अलग ही ऑब्सेशन है 1935 के एक्ट के ऊपर में। 2-3 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए होंगे, तो पूछते रहते हो 1935 के ऊपर में, क्योंकि 1935 का जो एक्ट है ना, इस एक्ट को अपन ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द ब्लूप्रिंट ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का बहुत सारा चीज है जो 1935 के अधिनियम से इंस्पायर्ड है, हमने 1935 के एक्सेस को लिया हुआ। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस एज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप सभी के सामने कुछ दिए गए कथन है। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविजन एंड द प्रिंसली स्टेट। मतलब 1935 के एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया था। इज दैट ट्रू? यस सर, दिस इज ट्रू। 1935 के एक्ट में हमने ऑल इंडिया फेडरेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था। ऑल इंडिया फेडरेशन कहने का मतलब है कि 1935 के एक्ट के बाद में हमारे देश में जितने भी राज्य है उनको, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको सभी को जोड़ करके देश मान लिया गया था कि भैया ये राज्य, ये प्रिंसली स्टेट्स, ये सब मिलाकर के भारत देश बनते हैं। यानी कि हमने एक फेडरेशन बनाया था जहां पे हमने पावर को डिवाइड किया हुआ है। सेंटर के पास पावर है, स्टेट्स के पास पावर है, प्रिंसली स्टेट्स के पास पावर है, राइट। जो छोटे मोटे राजा रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट्स है, उनके पास भी पावर है। इस तरीके से हमने इन सभी को आपस में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखो, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। जो डिफेंस है, जो फॉरेन अफेयर है, उसको फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर में रखा हुआ है। क्या ये बात सही है सर? सर फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर में क्यों रखेंगे इसको? डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स है ये एक्चुअली में आप देखोगे तो ये यूनियन के पास है। जो यूनियन है उसमें आप देखो वॉइसरॉय, उनके पास में सारे पावर्स हैं डिफेंस से संबंधित, लेजिस्लेचर से संबंधित। ये फेडरल लिस्ट में स्टेट्स के पास में सारे के सारे पावर्स नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आपको दिखाई देगा ऑप्शन ए, दैट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि 1935 के एक्ट में आते आते हमने डिवाइड कर दिया कि ये पावर यूनियन के पास होगा, ये पावर प्रोविंसेस के पास, प्रोविंस बोले तो स्टेट्स के पास, और ये पावर कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि इसके ऊपर में कानून यूनियन भी बनाएगा और इसके ऊपर में कानून प्रोविंस भी बनाएगा। जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल यानी कि जो 7वें शेड्यूल में देखते हैं ना, उसको एक्चुअली में 1935 के एक्ट से इंस्पायर किया गया। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? Alright, let's go ahead to the next question. The next question says Government of India Act 1919, इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स को लेकर बात किया गया है। अब इस चीज को समझो, 1919 में होता क्या है सर? डायरकी लगाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने डायरकी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा अभी तक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज ये सारी चीज ना अपने को पता होना चाहिए। वी शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर स्टफ की बेसिकली डायरकी और ये चीजें क्या होती है। समझो डायरकी, इसमें क्या करते थे ना, देयर आर टू लिस्ट, दिस इज लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2। इस तरीके से दो अलग अलग लिस्ट बना दिए गए। इसी को अपन डायरकी कहते हैं। मतलब शासन हम दो अलग अलग लिस्ट से कर रहे हैं। लिस्ट 1 में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको रेगुलेट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के पास है। यानी कि गवर्नर जनरल अपने हिसाब से इन लिस्ट में जो भी इश्यूज लिखे हुए हैं इनके ऊपर में कानून यानी कि लॉ बना सकते हैं। कौन? सिर्फ गवर्नर जनरल। ओनली गवर्नर जनरल कैन मेक लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर इशू दैट इज गिवन इन द लिस्ट 1, जो कि आपकी लिस्ट 1 में दिया हुआ है। If you go ahead and if you look at the list 2, तो list 2 मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें पावर बनाने का, मतलब रूल करने का एक्चुअली में जो पावर है कानून बनाने का जो पावर है वो गवर्नर जनरल के पास है, प्लस बाकी मिनिस्टर्स के पास। यानी गवर्नर जनरल एंड मिनिस्टर दोनों मिलकर के यहाँ पे कानून बना रहे हैं। दैट इज द लिस्ट 2। इसको अपन यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर में देखते हैं। तो क्या समझ में आया? What do you all understood here? हमें एक चीज समझ में आता है सर कि डायरकी यानी कि डुअल रूल किया जा रहा है, यानी कि हमने दो अलग अलग लिस्ट के द्वारा रेगुलेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसी को डायरकी कहते हैं। इट्स अ सिस्टम ऑफ डायरकी। तो डायरकी 1919 में, अब समझो 1919 में ये जो डायरकी था ये प्रोविंस पे लगा हुआ था, मतलब राज्यों पे लगा था। तो राज्य पे आप देखो कुछ ऐसे इश्यूज है जिसपे पावर सिर्फ गवर्नर बनाएंगे क्योंकि राज्यों में गवर्नर होते हैं, राइट। और बाकी इश्यूज पे गवर्नर के साथ मिनिस्टर्स दोनों मिलकर के उन पे कानून बना रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स तो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो ये लिस्ट 2 है, राइट। तो ये आपको प्रोविंसेस में दिखाई देगा। 1935 में ये जो डायरकी है इसको सेंटर पे लगा दिया गया। सेंटर पे लगा दिया गया यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज है जो रिजर्व है, तो अब इस पे कानून कौन बनाएगा? तो जब स्टेट की बात थी तो इस पे कानून गवर्नर जनरल बना रहे थे। अब जब सेंटर की बात आएगी तो इस पे कानून वॉइसरॉय बनाएंगे। कौन बनाएंगे सर? वॉइसरॉय बनाएंगे। और दूसरा जो बचता है उस पे कानून वॉइसरॉय के साथ में और कौन बनाएंगे? बाकी मिनिस्टर्स भी बनाएंगे। तो सेंटर पे डायरकी जो है वो, मतलब 1935 के एक्ट में जो डायरकी है वो सेंटर पे लग जाता है। 1919 के एक्ट में जो डायरकी है वो स्टेट्स पे लगता है। बेसिकली आपको यही डिवीजन दिखाई देगा स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी ये क्वेश्चन और डिटेल में, तो मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। इस चीज को याद रखना
जिन इश्यूज पे सिर्फ गवर्नर जनरल कानून बनाएंगे इनको हम बोलते हैं रिजर्व लिस्ट। क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज दी रिजर्व लिस्ट। जो बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसफर्ड लिस्ट कहते हैं, इट्स द ट्रांसफर्ड लिस्ट। वैसे आप यहाँ पे देखो, सेंटर के पास जो इश्यूज रिजर्व है इसको हम बोलेंगे सर रिजर्व लिस्ट, और जिन पे लोग मिलकर कानून बनाएंगे इनको हम बोलते हैं सर ट्रांसफर लिस्ट। जैसे आपको रिजर्व ट्रांसफर दोनों लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के एक्ट में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको बेसिकली रिजर्व और ट्रांसफर में डिवाइड किया गया। मतलब 1919 के एक्ट में डायरेक्टली लगा हुआ था प्रोविंस में, ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा है जिसको रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में ट्रीट किया गया है, जिसपे कानून बनाने का पावर सिर्फ एक इंसान के पास में रिजर्व्ड है, सिर्फ वही कानून बना सकते हैं, जो कि रिजर्व लिस्ट का पार्ट है। अब आप इस चीज को समझो सर, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बस यही ट्रैप था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि गांव के लोग अपने हिसाब से अगर अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं तो ये पावर रिजर्व लिस्ट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि रिजर्व लिस्ट में चला जाएगा फिर गांव के लोग अपने आप को रेगुलेट ही नहीं करेंगे। यानी कि रिजर्व लिस्ट में अगर चला गया तो इसके ऊपर में पावर कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। क्योंकि रिजर्व लिस्ट तो देखो रिजर्व लिस्ट किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। तो अगर गांव से संबंधित समस्याओं पे गवर्नर जनरल पावर बनाएंगे, गवर्नर जनरल कानून बनाएंगे, तो क्या फायदा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हटा ही दो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं, वहां के जो आम लोग हैं, खुद को अपने हिसाब से गवर्न कर सके। तो अगर ये खुद को अपने हिसाब से गवर्न करना चाहेंगे तो इसमें सारा पावर गवर्नर जनरल के पास नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कानून मिनिस्टर्स भी बनाएंगे प्लस गवर्नर जनरल भी बनाएंगे। यही एक ट्रैप था, बस आपको ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करना था, बाकी तीनों आपके सही हैं। बहुत सारे बच्चों को लगा सर हम सब याद करके जाएंगे क्या कि ट्रांसफर लिस्ट में क्या है, रिजर्व लिस्ट में क्या। इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल ना कि अपन सब याद करें कि देखो भैया ट्रांसफर लिस्ट में ये सारे हैं, रिजर्व लिस्ट में ये सारे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपने को इस तरीके से डिविजन्स यहाँ पे समझना, दैट इज हाउ वी ऑल आर सपोज टू अंडरस्टैंड द डिविजन्स हियर। क्लियर एवरीवन? चले आगे। एनीवेज लेट्स गो अहेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ डिफरेंट वन। ठीक है, इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड द वुमेन्स राइट, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या है? व्हाट इज दिस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड व्हाट इज दिस वुमेन राइट ऑल अबाउट? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है और वुमेन राइट ऑल अबाउट ये एक्चुअली में क्या है? लेट अस रीड दिस। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये 1919 का रिफॉर्म है। तो बोल रहा है कि इस रिफॉर्म ने जो वोटिंग राइट है सभी को दे दिया था, 21 साल के ऊपर की एज के सभी महिलाओं को दिया था। सर वुमेन को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला, आपको विश्वास नहीं होगा। 1945 में तो जाकर के फ्रांस ने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, यानी कि पूरी दुनिया में महिलाओं के पास वोटिंग राइट बहुत बाद में आया। पुरुषों को कुछ वोटिंग राइट मिल गया था, महिलाओं को अभी तक नहीं मिला था। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं था तो इंडिया तो अभी भी गुलाम है, कैसे हो सकता है? पुरुषों को दिया गया तो भी कुछ ही पुरुष, मतलब भारत में भी सारे पुरुषों के पास वोटिंग राइट नहीं है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंडियंस आर एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पुरुषों को ही कम दिया गया तो महिलाओं को एकदम नहीं कम दिया जाएगा। तो आप लोग सर ऐसे कैसे आप कंपेयर कर रहे हो पुरुषों को महिलाओं को? इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज इतिहास में पुरुषों ने सारा पावर अपने पास सेंट्रलाइज करके रखा था, बाद में पावर महिलाओं के पास गया। इनफैक्ट आज तक आप देखो वुमेन हैव वेरी लेस अथॉरिटी, मेल हैव लॉट ऑफ अथॉरिटीज इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज The Government of India Act 1935 give women reserve seat in the legislature, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसने महिलाओं को रिजर्व सीट दे दिया था लेजिस्लेचर में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिजर्व सीट लेजिस्लेचर में 1935 के एक्ट से मिला था। इसके ऊपर में यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं को रिजर्व सीट कहाँ मिला है। देखो 2021 में पूछा, उसके पहले भी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका क्या होगा सर? ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 इज द राइट आंसर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे। सर सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म, अब देखो ये फैक्चुअल है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जैसे पुराने क्वेश्चन क्या थे, वो कॉन्सेप्चुअल थे, जिन्होंने पढ़ा है वो सही करके आएंगे। अभी प्योर फैक्चुअल है, तो ये एक रेशियो मान लो कि 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है जो प्योर फैक्चुअल होता है। तो अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया तो 2 क्वेश्चन, 2 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी से नहीं बनने वाला सर, वो प्योर फैक्चुअल होगा। बेसिकली जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है या फिर एट मैक्स 8 क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो। अभी प्योर फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो स्किप करो। वैसे बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन एक्चुअली में एक ट्रांसलेशन था
जो एंशियंट रिलीजियस बुक्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, गांधी जी ने किया था। बेसिकली गांधी जी बहुत ही स्पिरिचुअल थे और अपने धर्म के प्रति थोड़े इंक्लाइंड भी थे, तो उपनिषद, वेद की बहुत सारी किताबों को सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन करके उन्होंने बेसिकली अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था, उसको ट्रांसलेट किया था, क्योंकि उस टाइम पे वो जेल में थे। सो गांधी जी वाज इन जेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन्होंने बेसिकली ट्रांसलेशंस को यहाँ पे किए थे। सो ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट एट यरवदा प्रिजन इन 1930, महात्मा गांधी ट्रांसलेटेड हाइम्स एंड लिरिक्स फ्रॉम उपनिषद एंड अदर एंशिएंट सैक्रेड इंडियन बुक्स इनटू इंग्लिश। उन्होंने क्यों किया था 1930 में? क्योंकि 1930 में उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में होने के बाद उनके पास कुछ काम नहीं था, तो बेसिकली किताबें लिख रहे थे। तो आप एक चीज नोटिस करना है कि जो अच्छे खासे लोग होते हैं, बड़ी पर्सनालिटीज होती है ना, उनके अंदर में क्वालिटी होता है काम करने का। दे नेवर गेट फेड अवे विद द वर्क, कि मैं जेल में हूं तो चलो अब मैं सोऊंगा, आराम करूंगा, नहीं, वहां भी किताबें लिख रहे हैं। जब जेल में नहीं है तो लोगों के साथ मिल रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब एवरी टाइम दे हैव वर्कड, चाहे वो जेल में हो या लोगों के बीच हो, क्राउड में हो या आइसोलेटेड हो, उन्होंने अपना काम हमेशा किया है। That is what they shows कि how good they are at their work at the end of the day. गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसको अपन गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये इसलिए हुआ था ताकि महात्मा गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उसको बेसिकली खत्म किया जा सके। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, इसमें हुआ क्या था सर, ये क्यों किया गया था? तो नंबर 1 इट इज सेइंग कि इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एकदम सही बात है, क्योंकि सर उस वक्त कांग्रेस जो थी वो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर चुकी थी। लॉन्च मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चला रही थी। तो बेसिकली इनवाइट करने के लिए कि भैया कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करे। दैट इज द रीजन व्हाई कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। दूसरा सर, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो भी ऑर्डिनेंस है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित उसको हटाया जा सके। ये बात भी सही है सर, महात्मा गांधी जी चाह भी रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट में अगर अंग्रेजों ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया हुआ तो उसको खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। ये बात गलत है। जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ ना, तो कुछ ऐसे पहलू थे जिसके ऊपर में महात्मा गांधी के कुछ डिमांड्स को इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किए, कुछ इरविन के डिमांड्स को गांधी ने भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो महात्मा गांधी जी ने ये बात बोला था कि जो पुलिस है ना, उसने एक्सेस पावर का इस्तेमाल किया, यानी कि पुलिस फोर्स ने आपके बल का प्रयोग किया। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया, उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उनके ऊपर में क्या किया गया सर, पावर का इस्तेमाल किया गया। उसके ऊपर में आप इंक्वायरी बैठाइए। इरविन ने मना कर दिया कि नहीं, हम इंक्वायरी भी नहीं बैठा सकते, बाकी हम आपके डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर इंक्वायरी बैठाया गया होता तो बहुत सारे अंग्रेजी सिपाही थे, सैनिक थे, जिनके ऊपर में एक्शन लिया जाता। लेकिन कभी भी ब्रिटिशर्स अपने सिपाहियों और सैनिकों के ऊपर में एक्शन नहीं लेने देना चाहते थे, इस बात पे कि उन्होंने भारतीयों के साथ कुछ क्रूर किया। मतलब अगर आप ब्रिटिश सोल्जर का पार्ट है और आपने इंडियंस का शोषण किया है, उनको लाठी से मारा, डंडा से मारा, ह्यूमन राइट वायलेशन किया, जान ले लिया, तो भी आपके ऊपर में एक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर अंग्रेज आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो उनके मन में एक फियर है ना कि जो बाकी अंग्रेज हैं जो हमारे नाम पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर में एक फियर आ जाएगा, फिर वो इंडियंस को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब इंडियंस के ऊपर में पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इंडियंस कल हमें परेशान करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के लिए यही तो ब्रिटिश इंडियन के सोल्जर्स है, जो यही तो इनकी स्ट्रेंथ है। अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो अंग्रेज अपने आप को कैसे शासन करेंगे भारत में? तो ये कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली ट्रैप। बाकी आपको सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन सही दिखाई देगा, बस आपको 3 को एलिमिनेट करना था। 1, 2 एंड 4 हियर इज द राइट आंसर। तो ये जो भी आप दिए हुए ना, इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना सही वाले को, कि भैया गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या हुआ, आपको इसी से मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ है इस पैक्ट में, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉलोनियल इंडिया को लेकर के, कि विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो गांधी जी का मतलब जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल रहा है भारत में, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप सभी के सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला है, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, यानी कि महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है इंडेंचर्ड लेबर वाले सिस्टम को खत्म करने में। जी हाँ, सही बात है सर, महात्मा गांधी जी की भूमिका रही है इंडेंचर्ड लेबर जैसी प्रथाओं को, सिस्टम्स को खत्म करने के लिए। दूसरा, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन फॉर रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ, ये सारा कोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इनको गलत नहीं करना है। जब महात्मा गांधी भारत में आए थे ना, तो 1915 में गांधी जी आए थे, याद करो, मैंने आपको वाईटी वाली वीडियो पे बताया भी था, दैट इज ऑन द 9th ऑफ जनवरी, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इस डे को सेलिब्रेट भी करते हैं। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो भारतीयों को बोलते हैं कि हम अंग्रेजों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वी शुड बी हेल्पिंग ब्रिटिशर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमें अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए पहले वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज अंग्रेज विश्व युद्ध में अपने देश में वहां पे युद्ध कर रहे हैं।
तो अगर हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज हमें भी कोऑपरेट करेंगे, तो हमें अंग्रेजों को कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पीरियड में बोला था इस चीज को। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, गांधी जी ने अंग्रेजों को कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी को क्या मिला इन रिटर्न में, तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग मैसेकर करा दिया, यानी कि भारत में जलियांवाला बाग में हजारों लोगों के ऊपर में गोलियां चलवा दी, जो निहत्थे लोग थे जिनके पास में ना ही कोई वेपन था, कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर में मास किलिंग करा दिया। इससे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन गांधी जी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, एंड गांधी जी वॉज ऑफ दिस बिलीव कि भैया अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि आगे कभी भी कुछ भी होगा तो महात्मा गांधी उसको कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे। और आगे आप देखो भी 1940s के टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को फोर्स नहीं किया कि आप वर्ल्ड वॉर में जाओ और अंग्रेजों की तरफ से फाइट करो, हेल्प द ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी इज नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपिनियन, बट यस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी एक्चुअली वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि हमें अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए, इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होकर के ब्रिटिशर्स की मदद करनी चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था, ये गलत है, डिड नॉट वाला स्टेटमेंट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये आपका बेसिकली गलत है, ये प्योर कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका मॉडर्न इंडिया सही तरीके से कवर नहीं हुआ है। सीरीज को फॉलो करो और आपकी जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है उसको रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, प्लीज अंडरस्टैंड। स्टैटिक से पूछे गए सवाल अगर गलत हो रहे हैं तो हम कहीं के नहीं है क्योंकि हम स्टैटिक गलत नहीं कर सकते सर। एग्जाम जब सामने हो तो स्टैटिक ही हमारा की है, स्टैटिक से एग्जाम निकलता है, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल। मतलब क्या है सर, हाँ ये बात तो सही है सर, जब भारत में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया है, कानून जो नमक कानून था उसको जो ब्रेक डाउन किया गया था, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था कॉलोनियल रूल के द्वारा, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी पहला और तीसरा आपका स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा सर, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आगे चलते हैं सर, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्वदेशी मोमेंट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मोमेंट को अगर आप रेफरेंस में लोगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन एंड इंडस्ट्री। एकदम सही बात है सर, स्वदेशी का मतलब ही होता है कि जो इंडिजिनस चीजें हैं, जो इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट है, इंडस्ट्रीज, इनको रिवाइव करना, दैट इज व्हाट स्वदेशी मीन। एकदम सही बात है। नेक्स्ट है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब ये पहले ही बता दिया कि स्वदेशी मूवमेंट के हिसाब से हमने अपने देश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट किया था। सही बात है सर, नेशनल काउंसिल मतलब हमारे देश में एजुकेशन का काउंसिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में हमारे हिसाब से होगा, हम स्वदेशी का विरोध कर रहे हैं इसलिए होगा। दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। आपको यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिखाई देंगे, यानी कि ऑप्शन सी दिस इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन सी है क्या होगा सर, आपको सही जवाब के रूप में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चले आगे। एनीवेज लेट अस टॉक अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1917 में बेसिकली, है ना। और ये इसलिए यूपीएससी ने 2018 में पूछा क्योंकि यूपीएससी 2018 में जो क्वेश्चन पूछी थी वो 2017 का करंट अफेयर पूछी थी। अभी 2026 में जो क्वेश्चन आएगा 2025 का करंट अफेयर आएगा। तो 2017 में चंपारण वाले इवेंट के 100 साल हुए थे, न्यूज में था, तो 18 में प्रीलिम्स में पूछ दिया। तो होता क्या है ना कि बहुत बार जो भी 100 साल किसी इवेंट के पूरे होते हैं ना कभी कभी, तो यूपीएससी ना 100 साल बाद चांसेस है उस पर क्वेश्चन बनाती है अगर वो इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ इट इज prominently important, then UPSC do ask question on these particular terms. So which of the following statement is very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का कौन सा बहुत ही significant aspect के रूप में दिखाई देगा? सर ये एक पीजेंट अनरेस्ट था, ऑब्वियस सी बात है, आपको सही बता रहा हूं। पीजेंट अनरेस्ट कहने का मतलब है चंपारण में हुआ क्या था, ये कॉज समझो। चंपारण में एक सिस्टम चल रहा था, इसका नाम था सर तीन कठिया सिस्टम। क्या नाम था? तीन कठिया सिस्टम। कहने का मतलब है कि 3 कट्ठे में 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में बोला गया था कि आप इंडिगो को प्लांट करो, इंडिगो का प्लांटेशन होगा 3 कट्ठे के अंदर में, है ना। और जबरदस्ती इंडियंस को फोर्स किया गया था कि इंडिगो आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। और आपको मैंने अभी से लगभग 1 घंटा या 40 मिनट पहले बताया था कि इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है, इसको ग्रो करने से इंडियंस के लिए नुकसान ये है सर कि उनकी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उपजाऊता है, वो कम होने लग जाती है। तो इंडियंस आर नॉट ऑफ दिस बिलीफ कि वी शुड बी ग्रोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर लैंड एंड दे आर अपोजिंग इट। वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई पीजेंट अनरेस्ट यहाँ पे अनरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशन चंपारण सत्याग्रह में ये चीज याद रखना है, पीजेंट अनरेस्ट यहाँ पे बहुत तगड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ 3/20 मतलब 3 कठिया सिस्टम बेसिकली यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया हुआ है। ठीक है, चलो जी भैया, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1920 1920 में
विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द नेम इनटू स्वराज्य सभा, इनमें से किसने अपना नाम को स्वराज्य सभा बदल दिया था? दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब इस चीज को याद रखना, होम रूल लीग जो है नाम ही है होम रूल, हमारे देश का रूल हो, राइट, उसी का नाम बदल करके स्वराज्य सभा रख दिया गया था, क्योंकि स्वराज्य का डिमांड बढ़ रहा था। महात्मा गांधी जी के आने के बाद में स्वराज्य से संबंधित आंदोलन भी हो रहे थे। तो होम रूल लीग एक्चुअली में स्टार्ट किसने किया? तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी अप्रोक्सीमेटली 1915-1916 के आसपास में। और पूरे देश में जो एक पैसिव नेशनलिज्म था, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहा था, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी, दैट इज दी होम रूल लीग। और इसको शुरू करके हम ब्रिटिशर्स के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द रीजन व्हाई होम रूल लीग की यहाँ पे आगे गई थी सर, शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन है, दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग। दिस एग्जैक्टली इज द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। दिस ऑल्सो शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। अगले पे चलते हैं सर। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर की बात की गई है 1935 के एक्ट में। तो बेसिकली कह रहा है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू दी, यानी कि जो 1935 का जो फेडरेशन बनाया गया था, इसमें रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया? पहले आप ये समझो सर, रेसिडुअरी पावर का मतलब क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने आपको पहले बताया है, बट रेसिडुअरी पावर इसका मतलब होता है those subjects which are not mentioned in any list, है ना, उनके ऊपर में जो लॉ मेकिंग पावर होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी रेसिडुअरी पावर। कहने का मतलब समझो, एक लिस्ट है, इसको अपन ने यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है कि इसके ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। एक लिस्ट है, इसको अपन ने स्टेट लिस्ट बनाया हुआ है कि इसके ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। एक लिस्ट है, इसको अपन ने कंकरेंट लिस्ट बनाया, इसके ऊपर में यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएगा, इसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, सीएल, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। अगर कोई नया इशू हो गया जो ना ही यूनियन में मेंशन्ड है, ना ही स्टेट में, ना ही कंकरेंट, किसी में नहीं है, इनके ऊपर में जो कानून बनाएगा उसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर, कि भैया इस इंसान के पास में रेसिडुअरी पावर है। अभी कह रहा है कि इस एक्ट में, जो एक्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया, मैं उस एक्ट का नाम आपको फिर से दिखा दूं। दिस पर्टिकुलर एक्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का एक्ट, जिसको हम अपने भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। कह रहा है कि इस एक्ट में रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया है? वो फेडरल लेजिस्लेचर को दिया हुआ है, गवर्नर जनरल को दिया हुआ है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नर को दिया हुआ है। एक चीज को याद रखना, किसी भी लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया हुआ है, ना ही प्रोविंशियल गवर्नर के पास है, ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास है, ना ही फेडरल लेजिस्लेचर के पास है सर, वो गवर्नर जनरल यानी कि जो वॉइसरे हैं उनके पास में। किसके पास था? वॉइसरे, जो एग्जीक्यूटिव हेड थे उनके पास में, नहीं गवर्नर जनरल का हो, वॉइसरे को, इनके पास में एक्चुअली में पावर था। ये अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां पे रेसिडुअरी पावर बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? क्या हुआ? आधा घंटा और approximately. Okay, so the next question here is Trade Dispute Act of 1929. Basically, Trade Dispute Act क्या है? ठीक है, what is this Trade Dispute Act about? है ना? I keep on looking at the mic because पिछले 3 साल से इतने सेशंस इसने लिए ना कि now the battery is going down, right? So बहुत बार होता है कि in the live sessions the battery goes down and I look at the recording, nothing is recorded in terms of audio, only the video are appearing as if I'm saying something, but it is not recorded. So again I have to re-record that particular stuff. That is the reason why a kind of fear has inflicted. Just keep on checking whether you have battery or not. That is the reason why I just keep on looking into it. Anyways, all right, so the Trade Dispute Act of 1929. 1929 का जो एक्ट है इसका नाम है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इसको क्यों बनाया गया था? तो इसका आंसर है अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट सीधा सीधा अंग्रेज ने बनाया हुआ था। ये क्यों बनाया गया था? रीजन पढ़ो, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में बनाया गया था बिकॉज इट एस्टैब्लिश्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना करता है, एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन की स्थापना करता है, मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूनल सिस्टम था ये। इसका काम कैसा है? तो इट्स वर्क इज टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। जो भी ट्रेड से संबंधित डिस्प्यूट है उनको इन्वेस्टिगेट करिए, उसको सेटल करिए, पहला काम इसका ये है। दूसरा, इट प्रोहिबिटेड स्ट्राइक्स और लॉकआउट। जो भी स्ट्राइक चल रहा है,
एक जगह से दूसरी जगह जो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक चल रहा है उसको रोकने के लिए इसका बेसिकली इसको बनाया गया, जो लॉकआउट्स है उसको रोकने के लिए बनाया गया, राइट। मतलब जिस भी प्रकार से लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उस स्ट्राइक को रोकने के लिए इसको बनाया गया, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट्स थे जिससे इंडियंस का ही नुकसान था, राइट। सो क्या लिखा हुआ, इट प्रोहिबिटेड स्ट्राइक्स और लॉकआउट विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड मेक स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल if it had an object other than advancing a trade dispute within the same trade or industry. The act governed industrial dispute in India until the independence in 1947 when it was replaced by the Industrial Dispute Act of 1947. कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर लोग रेबेल कर रहे हैं, ट्रेड के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लॉकआउट कर रहे हैं, उठा करके उनको जेल में डाल दो। ये अंग्रेजों को अथॉरिटी दे रहा था, इट वाज गिविंग अथॉरिटी टू इंडिया टू ब्रिटिशर्स कि वो बेसिकली इंडियंस को यहाँ पे सब्जुगेट कर सके। तो इसको क्यों बनाया गया था, तो अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक, मतलब ट्रिब्यूनल्स यानी कि कोर्ट्स बना करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और अगर कोई भी स्ट्राइक कर रहा है उसको उठा करके जेल में डाल दो। दैट इज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। ठीक है, चले, ऑलराइट, लेट अस टॉक अबाउट डायरकी। डायरकी मतलब क्या, बताने की आवश्यकता है क्या, 17 क्वेश्चन है। डायरकी में मैंने बताया ना कि दो अलग अलग सब्जेक्ट, दो अलग अलग लिस्ट से गवर्न किया गया है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज, प्रोविंसेस में दो अलग अलग लिस्ट बनाया गया है, एक को ट्रांसफर लिस्ट और एक को रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट यानी गवर्नर जनरल अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे, ट्रांसफर लिस्ट यानी गवर्नर जनरल के साथ मिनिस्टर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो ये तो पढ़ा हुआ है, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कुछ भी नया नहीं है इसमें, है ना। नाउ बटलर कमिटी ऑफ 1927, ऐसे कमिटीज पे क्वेश्चन आते हैं। बटलर कमिटी का काम क्या था सर, तो टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बटलर कमिटी बेसिकली बना हुआ था। अब देखो बटलर कमिटी 1927 में बनता है, 1927 में एक और बड़ी कमिटी आ रही है, एक और बड़ा कमीशन आ रहा है, आई थिंक आप सभी को याद है, यस दिस इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट कमीशन नेम इज साइमन कमीशन, याद करो। तो आपको 1927 में साइमन कमीशन भी दिखाई देगा। तो आप बटलर उठा लो, साइमन कमीशन उठा लो, क्या पर्पस है इनका, इनका पर्पस एक ही है। सो द पर्पस इज दैट कि इस टाइम पीरियड में जो भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, इंडियंस को सप्रेस करने के लिए आए, उस पर रिफॉर्म्स किया जा सके, इसलिए बेसिकली इस तरीके के कानून बनाए गए थे। बटलर कमेटी जो थी, इसके हेड कौन थे, तो इनको क्या है, हारकोर्ट बटलर कमेटी कहते हैं। एक 3 मेंबर की कमेटी थी, राइट, और इसके हेड थे आपके हारकोर्ट बटलर। इसको अपॉइंट किया गया था 16 दिसंबर 1927 में। इसका काम क्या था, तो इट्स मैंडेट वाज टू एग्जामिन एंड इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो पैरामाउंट पावर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर है, इसको एग्जामिन करे, इसको देखे, इससे संबंधित बेसिकली इसको बनाया गया था। इस कमिटी ने लगभग 16 स्टेट्स को विजिट किया है और इसने अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया 1929 में। बेसिकली इस कमेटी का पर्पस भी यही था सर कि जो इंडियन स्टेट्स है और जो बाकी चीजें उनके बीच के रिलेशंस को इंप्रूव किया जा सके। दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चले आगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है सर, 1919 का एक्ट था संवैधानिक सुधार करने के लिए। इतना बेसिक क्वेश्चन है, 2016 वाला टाइम है यार, मतलब इस टाइम पे तो हिस्ट्री क्वेश्चंस देखते ही बनते थे। 2015 क्वेश्चन, 1919 के एक्ट में क्या था, तो सर जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन इश्यूज के ऊपर में कानून बनाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किन इश्यूज के ऊपर में कानून बनाएगी, उसको डिवाइड किया गया था 1919 में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखो हर साल हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में सवाल दिख रहा है, 1919 के ऊपर, 1935 के ऊपर, 1947 के ऊपर। तो इस एक्ट को करके चलो, बिकॉज इनके ऊपर में क्वेश्चन बनता ही है। इन एवरी अदर ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन। समझो 1919 का एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट ने बता दिया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है कौन से इश्यूज के ऊपर कानून बनाएगी। तो इसने यूनियन लिस्ट अलग बना दिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से इश्यूज के ऊपर में कानून बनाएगी, तो इसने स्टेट लिस्ट को अलग कर दिया था। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, दो अलग अलग लिस्ट थे, दो अलग अलग लिस्ट पे अलग अलग लोग कानून बनाते हुए नजर आते। दैट इज द रीजन व्हाई देयर वर 2 डिफरेंट लिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई दिक्कत सर, यहाँ पे अपने पास में कोई दिक्कत नहीं है। 1935 में इसको और बदल दिया गया, इसमें 3 लिस्ट बना दिए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कौन सा ऐसा लिस्ट जिसके ऊपर में दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड द कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरीके से 2 बदलाव किए गए थे सर 1935 के ऊपर में। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, वी आर सपोज्ड टू गेट दिस क्वेश्चंस करेक्ट हियर। ठीक है, क्या दिखाई देगा सर, द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर में आता हुआ नजर आएगा। सो हियर ऑप्शन बी लुक्स टू बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एनीवेज लेट्स मूव अप अहेड। अगला क्वेश्चन है सर, द सॉल्ट मार्च ऑन तंजोर कोस्ट। जो तंजोर कोस्ट था, इसमें सॉल्ट मार्च श्री राजगोपालाचारी कर रहे थे। इसे महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च से स्थापना की थी ना, डांडी मार्च से शुरू किया हुआ था। वो बेसिकली साबरमती आश्रम से डांडी जाते हैं, है ना, नमक बनाते हुए, बेसिकली सत्याग्रह करते हुए। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे सॉल्ट मार्च
आपको तंजौर कोस्ट पे दिखाई देता है और सी राजगोपालाचारी बेसिकली इसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एरियाज पे सॉल्ट सत्याग्रह को प्रमोट किया था, जैसे कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी, वो वाईटी वीडियोस में आपको पढ़ा हुआ दिखाई देगा कि के केलप्पन उन्होंने मालाबार कोस्ट पे जाकर के सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रमोट किया था। तो जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे अलग अलग लोगों ने गांधी जी के इस आंदोलन को प्रमोट किया है। वो समुद्री तट तक जाते हैं और वहां पे नमक का उत्पादन करते हैं। सो दैट्स समथिंग वी हैव रेड, हमने इनको पढ़ा हुआ है, वी हैव कवर्ड दिस स्टफ, है ना। सर रॉलेट एक्ट बहुत ही सिंपल सा एक्ट है। रॉलेट एक्ट बेसिकली क्यों बनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट का एक ही पर्पस था, उसका पर्पस ये था, 1919 में आया था ये एक्ट इसलिए आया था कि भारत में अगर अंग्रेजों को किसी भी इंडियन पे डाउट है कि ये इंसान क्रांतिकारी हो सकता है, दिस पर्सन कैन बी ए रेवोल्यूशनरी, तो बिना कुछ सोचे उसको उठाइए, उठा करके जेल में डाल दीजिए। Now take that individual and put him behind the bar. That is what was the objective of this particular committee. That is the Rowlatt Act. यानी कि just on the basis of what सिर्फ शक के आधार पे किसी को उठा करके जेल में डाल देना, ये रॉलेट एक्ट का यहाँ पे कुछ ना कुछ काम दिखाई देगा। सो विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है सर? तो रॉलेट सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। एकदम सही बात है सर, सेडिशन कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई भी इंसान सेडिशन कर रहा है, मतलब हमारे लिए तो हमारे वो क्रांतिकारी थे ना, जो बेसिकली अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, अंग्रेजों के लिए वो सेडिशन थे, देशद्रोही थे। तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी कि अगर कोई भी देशद्रोही कर रहा है, यानी कि कोई भी हमारे देश का क्रांतिकारी है, बिना शक के उठा करके उसको जेल में डाल दो 2 साल तक, मतलब बिना उस पर कोई कोर्ट में आना, ना ही उस पर ट्रायल होगा, ना जजमेंट होगा, बस शक है उठाइए जेल में डालिए। मतलब दिस वाज गिविंग सो मच ऑफ पावर टू द ब्रिटिशर्स कि उनको कुछ नहीं करना, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाउट कि ये इंसान क्रांतिकारी हो सकता है, अरेस्ट हिम एंड पुट हिम बिहाइंड द बार। दैट इज व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे था। दूसरा कह रहा है इन द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज होम रूल लीग। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का यूज किया हुआ, ये बात भी सही है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि जो साइमन कमीशन के विरोध में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो रॉलेट सत्याग्रह से कंसाइड करता है, दोनों अलग है सर। जो साइमन कमीशन था ना, ये 1927 में बना था, भारत में 1928 में आता है, इसके अगेंस्ट में अलग टाइम पे रिवोल्ट चल रहा है। रॉलेट एक्ट सर 1919 पे आया था, इसके टाइम में अलग टाइम का रिवोल्ट चल रहा है, तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन द बोथ, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर है ना डिफरेंसेस को लेकर के, तो गलत मत करना, डोंट गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि चांसेस है क्वेश्चन बन सकता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो बहुत ज्यादा उस वक्त न्यूज में नहीं थी और इसके ऊपर में प्रश्न बन सकते थे, देयर वर क्वेश्चंस दैट कैन बी रेज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टी। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्चुअली में क्या है। इसके नाम में सोशलिस्ट लिखा हुआ है, नहीं कि सोशलिज्म की विचारधारा से बहुत इंस्पायर्ड है, रशियन रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड है, जहां पे समाज में हम सामाजिक तत्वों को ज्यादा वैल्यू करते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी रिसोर्स है उसको प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेसिस पे होता है, सोसाइटी करती है, इसलिए इसको अपन सोशलिस्ट विचारधारा कहते हैं। तो बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी ने इसको बनाया था। अब ये कह रहा है सर इनका पर्पस क्या था, तो पहले आप समझ जाओ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्चुअली में है क्या। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन इससे पूछे गए और भी क्वेश्चन, या फिर आगे आने वाले साल में अगर और क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपसे लगते हुए नजर आएंगे। सिंपल इज दैट 1935 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया गया था। आचार्य नारायण देव जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार के लीडर थे, ये इनके जनरल सेक्रेटरी थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट से नेम है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। इन लोगों ने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था। अब ये जो कमीशन, मतलब ये पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये किस चीज पे बिलीव करती है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिलीव इन डिसेंट्रलाइजिंग सोशलिज्म। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है? मतलब आपने सभी रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज कर लिया, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास में एकत्रित है, गलत है। इसको डिसेंट्रलाइज करो, लोगों तक पहुंचाओ, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने को यहाँ पे प्रमोट करते, तभी तो सोशलिस्ट विचारधारा है ना। तो सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्मली सेक्युलर, ये सेक्युलर है, यानी कि कहीं भी सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से अपोज कर रहे हैं। और ये क्या चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म तरीके से हम आगे बढ़े और क्लास यानी कि जो मिडिल क्लास है इसको प्रमोट करे, क्लास के बेसिस पे आगे लेकर के चले, हम लोगों के बीच में डिवीजन पैदा ना करें, ठीक है। अब देखो इन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इट बॉयकॉटेड द ब्रिटिश, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इन्वेजन ऑफ टैक्सेस। इन्होंने बोला है क्या कि अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सामानों को पूर्ण रूप से बॉयकॉट करो और जो टैक्स वैक्स है इसको इन्वेड करो, टैक्स देने को इनकी आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा इन्होंने सर कभी भी कुछ भी नहीं कहा, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग लाइक दिस एट ऑल। सो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, डिक्टेटरशिप क्यों एस्टैब्लिश करेंगे, तो बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज करो। सोशलिज्म मतलब सबको एक साथ जोड़ो, समाज में जितने लोग हैं उन सभी को जोड़ो, रिसोर्सेज सबके पास इक्वल होना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, है ना। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, सेपरेट इलेक्टोरेट को तो मना कर रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, सेक्युलरिज्म को हम ध्यान में रख रहे हैं, जातिवाद रूप से धर्म के बेसिस पे लोगों को डिवीजन करना, दैट इज व्हाट दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो तीनों इसके गलत हो गए, है ना। 1929 का लाहौर सेशन 2014 का क्वेश्चन है, बट फिर भी देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 1929 का जो सेशन हुआ था ना लाहौर का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोल दिया था कि अब हम अपने आप को आज से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, वैसे दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, रिपीट हो सकते हैं इस बार भी, ठीक है। देखो हुआ क्या था सर कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट लिखा गया था। नेहरू रिपोर्ट क्यों बना था, क्योंकि हमारे देश के जितने भी लोग थे वो साइमन कमीशन से खुश नहीं थे, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर, 7 के साथ अंग्रेज, तो भारतीयों ने साइमन कमीशन को जम के अपोज किया, दे वर लाइक कि साइमन कमीशन अपने को नहीं चाहिए। तो उनके बदले में यहाँ पे क्या बनता है सर, 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आता है। इस नेहरू रिपोर्ट का पर्पस क्या था, सो द पर्पस ऑफ नेहरू रिपोर्ट वाज सिंपल कि भैया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से अंग्रेजों को हम बोलेंगे कि इनमें जो भी सजेशंस दिए हुए आप इसको हमारे लिए अप्लाई करो, भारतीय के लिए अप्लाई करो, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को आप मत इंप्लीमेंट करना, बिकॉज साइमन कमीशन अंग्रेजों का कमीशन है, उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट को बनाकर के 1928 में दे दिया गया और इनको 1 साल का टाइम दिया गया कि 1929 तक आप नेहरू रिपोर्ट को पूरे देश में लागू करिए। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम महात्मा गांधी जी को बोलेंगे कि आप पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना करिए, स्टार्ट करिए। ये कांग्रेस लीडर्स ने इस बात को सामने रखा था। 1 साल बीत गया, 1929 आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। तब जाके 1929 में लाहौर सेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि अब पहले जो नेहरू रिपोर्ट था ना, इसमें हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, यानी कि इसमें हमने आजादी नहीं मांगा था, वी डिड नॉट आस्क फॉर द इंडिपेंडेंस, हमने इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा था। अब इस टाइम पीरियड में हमें आजादी चाहिए, ऑल वी वांट इज इंडिपेंडेंस, ऑल वी वांट इज पूर्ण स्वराज। अब हमें क्या चाहिए सर, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग बेसिकली की गई थी यहाँ पे लाहौर सेशन में, और साथ में एक चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया गया था। वन थिंग वाज क्लियरली मेंशन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक चीज क्या मेंशन कर दिया गया था, वो ये मेंशन था कि सर ये लाहौर सेशन में कि आज से 26 जनवरी को 26 जनवरी को अब हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। वी शैल बी सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे। हम इसको क्या आजादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने आप को आजाद मानेंगे। ये 26 जनवरी वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया था 1930 का कि यह हमारा इंडिपेंडेंस डे। इसलिए आप देखना 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, तो हमारा संविधान याद रखना 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। इस दिन हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो सकता था, लेकिन हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, उन्होंने बोला हम 2 महीना और वेट करेंगे। 26 जनवरी का उन्होंने वेट किया। तभी आप देखो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लाहौर सेशन में क्या कहा गया था, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में हमने सेलिब्रेट कर रहा था। तो 26 जनवरी का एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस था, इसलिए हमने 26 जनवरी को ही अपने संविधान को देश में लागू किया। और आप देखना 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर आपके प्रियम्बल में मेंशन किया गया हुआ, प्रियम्बल में सबसे नीचे डेट देखना, वहां पे 26 नवंबर मेंशन किया गया, इसलिए 26 नवंबर को हम डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आप देखो पॉलिटी हिस्ट्री कितने रिलेटेड है, कितने कनेक्टेड है ना। एनीवेज चलते हैं आगे सर। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चंस वर देयर। फिर ये सारे क्वेश्चंस तो 2013 के क्वेश्चंस, 12 के क्वेश्चंस, ये सब तो खैर अपने को करना नहीं है। ऑल दिस यू गाइस कैन डू रिवीजन। 2012 के क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम आगे आएंगे, ठीक है। ये आगे के क्वेश्चंस है सर इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो 2025, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट, अब इसको याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन इस पर यूपीएससी ने पूछा था। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, याद करो सर। चौरी चौरा इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में हमारे देश में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको खत्म कर दिया। तो चौरी चौरा में होता क्या सर, चौरी चौरा बेसिकली है कहां, तो ये गोरखपुर के पास है, इट इज नियर गोरखपुर। यहाँ पे जो आम गांव के लोग थे उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया था, दे गॉट एंटायर पुलिस स्टेशन बर्न्ड चौरी चौरा में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के रूप में अपने को दिखाई देता है, वो नजर आता है ना, क्योंकि पूरा पुलिस स्टेशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया था सर, जला दिया गया था, पहली बात।
दूसरा इंपॉर्टेंट, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के आफ्टरमैथ में बोला गया है कि किसको किसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो सर मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन मालवीय और कृष्णाकांत, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने चौरी चौरा में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था ना, उनके लिए बेसिकली लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। आप याद रखना, चौरी चौरा इंसिडेंट में जो गांव के लोग थे, इन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया था। अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी ऑब्वियस सी बात है, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले तो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे। उसके बाद से अंग्रेजों ने कुछ लोगों के ऊपर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था कि इनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने केस लड़ा और उनके डेथ सेंटेंस को हटा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट करवा दिया था, ताकि उनको मृत्यु दंड ना मिले। तो चौरी चौरा इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जी अपने आंदोलन में कह रहे थे कि नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करो, मतलब वायलेंस का इस्तेमाल मत करो, और लोग उल्टा आकर के सर वायलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज व्हाट वाज अवे फ्रॉम दी आइडियोलॉजी और विजन ऑफ महात्मा गांधी। इसलिए आप देखो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत इंपॉर्टेंट है। ये इस इवेंट के बाद में लगभग देखो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 228 लोग थे, राइट। उसमें से बहुत लोगों को सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने मिलकर के उनको वहां पे बचा लिया। तो गांधी जी इसीलिए दुखी होकर के नॉन कोऑपरेशन खत्म कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को बात पता था कि अभी भी भारत में लोगों को नॉन वायलेंस का मतलब समझ में नहीं आया। जब तक वो नॉन वायलेंस नहीं समझेंगे तब तक वो वायलेंस करते रहेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है सर महात्मा गांधी से संबंधित। ये बोल रहा है गांधी एंड दी हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। क्या बोला गया? सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इनमें से कौन सा इवेंट है जिसको लेकर के देखो गांधी जी हु वाज कंसिस्टेंटली अपोज टू अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी जो अनटचेबिलिटी को पूर्ण रूप से अपोज कर रहे हैं, he appealed to its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of the हरिजन in his political and social program। यानी कि महात्मा गांधी जी कौन से इवेंट के बाद में हरिजन्स को इंप्रूव करने के प्रति, अपलिफ्ट करने के प्रति अपना पूर्ण फोकस दिखाते हैं, पूर्ण केंद्र दिखाते हैं? सर वो पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट की अलग इतिहास है। पूना पैक्ट हुआ क्यों था सर? पूना पैक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में जो लोअर क्लास के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था कि वो लोग अब अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इससे गांधी जी नाराज हो गए थे, क्योंकि जितने बार अंग्रेज देश में सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे ना, उतना देश का डिवीजन हो रहा था। पहले अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया 1909 में, ताकि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए। अब वो हिंदुओं के अंदर में अपर कास्ट और लोअर कास्ट को तोड़ने के लिए लोअर कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे। अंबेडकर साहब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे, बिकॉज अंबेडकर साहब का ये मानना था कि अगर कल देश आजाद भी हो जाए और लोअर कास्ट अगर उसकी स्थिति में अपलिफ्टमेंट ना हो, अगर उसका विकास ना हो, तो वो अपर कास्ट का गुलाम रह जाएगा। मतलब कहने के लिए देश आजाद हो गया तो अपर कास्ट आजाद हो गया, लोअर कास्ट फिर भी गुलाम रहेगा। तो हमें इनको पॉलिटिकल राइट देना चाहिए। इसलिए वो महात्मा गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के कॉमनल इलेक्टोरेट सिस्टम को सपोर्ट किया कि भैया आप लोअर कास्ट को कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दो, क्योंकि इनका विकास हो सके। दैट इज व्हाट अंबेडकर जी वाज ऑफ दिस बिलीफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट महात्मा गांधी वाज नॉट ऑफ दिस पॉइंट बिलीफ। तो इन दोनों के बीच में जाकर के एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट, जहां पे दोनों ने इस बात को समझा कि भैया हम चलो कॉमनल इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोअर कास्ट के लोगों के सीट को हम रिजर्व करेंगे, कि चलो लोअर कास्ट से इनके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाए। इस चीज पे दोनों ने आकर सहमति दिया था। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब मैं जो हरिजन्स है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छे से अपलिफ्ट करने पे लगूंगा। और उन्होंने बहुत सारा समय दिया उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपलिफ्टमेंट को लेकर के हरिजन्स को। तो जो क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी हु कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी एंड अपील फॉर इरेडिकेशन फ्रॉम all spheres decided to include upliftment of हरिजन into the political and social programs। मतलब महात्मा गांधी पूना पैक्ट के बाद में हरिजन्स को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करते हुए नजर आते हैं। हर संभव तो पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम, यानी कि राजनीतिक हो, सामाजिक कार्यक्रम जो भी हो, उसमें इनको अपलिफ्ट किया जाए, इससे संबंधित वो यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आते हैं। सो ऑप्शन ए, दैट इज द पूना पैक्ट, इज द करेक्ट आंसर हियर। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे, एनीवेज लेट्स गो अहेड। आगे सर सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में करा हुआ है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, ये मैंने आज ही कराया आपको। विष्णु दिमकर पोलुष्कर पहला क्वेश्चन नहीं था ये भी हमने किया हुआ है। हाँ, 8 अगस्त 1942, राइट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अब इसको याद रखना, ये क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का कि सर 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन साइन हुआ था, भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इसीलिए जो क्विट इंडिया है ना, याद रखना इसको, क्विट इंडिया मूवमेंट है, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अगस्त
रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोलते हैं सर? अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बेसिकली इसको फॉर्मली सिस्टम पे स्टार्ट किया गया था। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज द अगस्त रेवोल्यूशन या फिर अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। तो क्या होगा सर? ऑप्शन ए आपको यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे, एनीवेज लेट्स गो अहेड, है ना। आईएनए के ऑफिसर्स, अब ये क्वेश्चन है सर कि इनमें से कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सिंघल, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ये कौन है? ये सभी के सभी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी थे, जिनको बेसिकली अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज जो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था उसके अधिकारी थे, जिनको बाद में अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? प्योर फैक्चुअल आता है तो लगाओ, नहीं आता तो स्किप करके आओ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आकाश मेहता, टीएम रामानुजम, जीजी मेहता, फटाफट देख लो हिंद मजदूर सभा क्या है, क्योंकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो वो लगना चाहिए। तो सर हिंद जो मजदूर सभा है इसकी शुरुआत हावड़ा वेस्ट बंगाल में हुई थी 29 दिसंबर 1948 को। कुछ सोशलिस्ट थे, है ना, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉलोअर्स थे, कुछ इंडिपेंडेंट यूनियन वाले लोग थे, सभी ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। और इसके फाउंडर थे आपको अशोक मेहता, टीएस रामानुजा, जीजी मेहता, राइट, ऐसे अलग अलग मेंबर्स थे, सभी ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली में ये जो क्या हिंद मजदूर सभा था एक अल्टरनेटिव के रूप में स्टैब्लिश किया गया था ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट कर रहे थे, ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे, तो इनके अगेंस्ट में बेसिकली इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज द हिंद मजदूर सभा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आए ना हिंद मजदूर सभा के ऊपर में तो उसको अपन गलत नहीं करेंगे, वी शैल नॉट बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, बताने की आवश्यकता है क्या? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत पहले हुआ था, क्योंकि आप देखो ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के आसपास में हुआ, जिसमें गांधी जी एक्सेप्ट कर गए थे, एग्री कर गए थे कि वो अब लंदन में जाएंगे और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट सर 1942 के आसपास में हुआ है। म्यूटिनी ऑफ इंडियन रॉयल नेवी 1946 में हुआ था कि नेवी वाले लोगों ने म्यूटिनी किया था, इसको लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कहां से बनेगा? फ्री यूट्यूब सीरीज जो मैंने पावर एज पे कराया हुआ है, पूरे फ्री में आधे आधे घंटे में, मतलब आप समझ जाओ कितने बेसिक क्वेश्चंस आपके मॉडर्न इंडिया के उन आधे आधे घंटे की वीडियोस निकल रहे हैं। 15 वीडियो नहीं कि 7.5, मैं बोलता हूँ 8 घंटे, 8 घंटे का पूरा मैराथन भी देखोगे तो उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मैंने वहां पे उन 8 घंटे में वीडियो में डाला हुआ है, बिकॉज उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कंटेंट को कंसाइज करके टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ है। मॉडर्न इंडिया बहुत डिटेल में, लेकिन मैंने सिर्फ वहीं पढ़ाया जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार भी देखना क्वेश्चन आएंगे ना, अगर 8 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन तो उन 8 घंटों में क्लेम कर दूंगा। जो अपनी बुक अपनी वीडियो से आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन वहां से आएंगे, और किसी ने पीवाई क्यू एनालिसिस किया तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब अच्छा खासा आपको मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन एरिया से दिखाई देगा, प्रोवाइडेड अगर आपने उनको ठीक से किया है। तो नहीं किया तब तो बहुत दिक्कत है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्रिप्स मिशन सर, क्रिप्स याद करो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्यों आया था? बिकॉज अंग्रेजों के लिए बहुत प्रॉब्लम बढ़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक खतरा बढ़ रहा था कि कहीं जापान भारत पे आक्रमण ना कर दे, क्योंकि जापान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और जापान वर्ल्ड वॉर को डोमिनेट कर रहा था। तो अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि भैया इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड करो, बिकॉज महात्मा गांधी जी ने, याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था, बट महात्मा गांधी सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्योंकि उनको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने के बाद क्या मिला। सो इज नॉट ऑफ द बिलीव कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दो, पता चलता है इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही फायदा हुआ? व्हाट इज द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे? तो महात्मा गांधी जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन के रूप में आपको दिखाई देगा कि सपोर्ट नहीं कर रहे। तो क्रिप्स बेसिकली एक प्रपोजल आया, एक कमीशन आया था भारत में इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए, लेकिन इस कमीशन से भी लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि ये कमीशन जो प्रपोजल लेकर के आया था ना वो कहीं से सही नहीं था। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, The plan of Sir Stanford Cripps envisages that after the Second World War, मतलब इनका ये कहना था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको क्या देंगे। सबसे पहली बात तो यही प्रॉब्लम था, भारतीय ये कह रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का वेट मत करिए, आपको जो देना है अभी दीजिए, बिकॉज हमें पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप दिखोगे भी नहीं। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो फिर बाद में गायब हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे नहीं अच्छा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दे विल जस्ट गो अवे, दे विल जस्ट वॉक अवे। सो गांधी जी ऑफ दिस बिलीव एंड ऑल द लीडर्स ऑफ दिस बिलीव कि भैया जो देना है सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले दो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप लोग नहीं दिखोगे।
तो पहली चीज तो यही था, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो क्या इनविसेज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो वो कभी नहीं देना चाह रहे थे, दे वर नॉट ऑफ द बिलीव टू गिव पूर्ण स्वराज, ये तो पहले ही गलत है, वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। तो इंडियंस कह रहे थे कि भैया डोमिनियन स्टेटस का डिमांड है। 1929 का जो अपना लाहौर सेशन हुआ, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें डोमिनियन स्टेटस हमने छोड़ दिया। 1929 में इन्होंने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, 1929 में। तभी जाकर के ना 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड को उसने मांगना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मली सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का डिमांड वही कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था 1929 का, उसमें डिमांड किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। तो उस वक्त हमने डिमांड किया, अभी तक आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हो, डोमिनेंस स्टेटस दे रहे हो, नहीं चाहिए। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। भारत को दो भाग में विभाजित कर देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये बाद में होता है। इट्स समथिंग दैट केम लेटर ऑन, है ना। कैबिनेट मिशन क्या टाइम पीरियड में, क्रिप्स में ये नहीं था। इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विद कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ। कोई इंडिया को रिपब्लिक नहीं बना रहा था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन लोग का बस यही कहना था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो इंडियंस मना कर रहे थे, इसलिए तो इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को भी डिनाउंस कर दिया। 1942 में आया था क्रिप्स प्रपोजल, इसको भी मना कर दिया गया, क्योंकि ये कहा कि 1930 में 1929 में हमने डोमिनियन स्टेटस का सपना छोड़ दिया, आप 1942 में डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, और वो भी ये कह रहे हो कि युद्ध के बाद देंगे, अभी भी नहीं देंगे, बेवकूफ बना रहे हो, यू जस्ट मेकिंग फूल ऑफ अस। तो इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया था भारत में, है ना। समझ में आ रहा है कैसी चीजें हो रही हैं, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो ऑल द इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। फिर बाद में लास्ट में कैबिनेट प्लान आता है। कैबिनेट प्लान आने का रीजन ही था कि हम इंडिया में क्या करेंगे सर, तो इन्होंने बोला कि हम इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, सही बात है। हम इंडियंस को इंडियन सिविल सर्विसेज में सीट देंगे, इंडिया के कोर्ट्स बढ़ाएंगे, नहीं, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। और जो कैबिनेट मिशन आया, बस एक चीज याद रखना, कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, सर मैंने आपको वीडियो में पढ़ा हुआ है। कैबिनेट मिशन कब आया है सर, कैबिनेट मिशन आया है हमारे देश में 1946 में। बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस, जो भारतीय हैं उनको पावर ट्रांसफर कर देना 1946 में, बस इनका यही ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस, दैट इज ऑल, बात खत्म। क्लियर। टू रिकमेंड ए फेडरल गवर्नमेंट, यस फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करो और पावर इंडियंस को ट्रांसफर करो, और कोई इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंपल इज दैट। तेभागा मूवमेंट 2013 का क्वेश्चन, 13 का 11 का एंड विद दिस वी आर डन। यानी कि आज की पर्टिकुलर क्लास में वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर मॉडर्न इंडिया, यानी कि आज हमने पूरा का पूरा अपना मॉडर्न इंडिया जो है वो कंप्लीट कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड फॉर द प्रीलिम्स ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, टेंशन नहीं करो, स्माइल के साथ जाओ, है ना। थोड़े बाल बना देता हूँ आप लोगों के, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़े स्माइल के साथ जाओ, चिल आउट करो, एग्जाम है, कोई वो वाला सीन नहीं है कि सर नहीं होगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ अच्छा होगा लाइफ में, तो उसकी टेंशन नहीं करना अपने को, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, दैट इज द रिक्वायरमेंट। बाकी थोड़ा सा डिले हो गया है सेशन करने में, बिकॉज लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बट डोंट वरी, अभी भी एग्जाम में है 20-22 दिन 25 दिन अपने पास में, मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर में सारी वीडियोस करा दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड में आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, क्योंकि आप क्लास 4, 5, 10, 12 के बच्चे नहीं हो, आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, आपने अपना स्टैटिक पार्ट किया होगा। मैं पीवाईक्यू के द्वारा पूरा कुछ कवर अप करा रहा हूँ, एंड वी आर डन विद हिस्ट्री, वी आर डन विद पॉलिटी, वी आर डन विद ज्योग्राफी, ओनली इकोनॉमी इज लेफ्ट, दैट वी विल डू ऑन यूट्यूब। पेंटेव मोड में करेंगे ताकि वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने का टाइम मिलेगा। पेंटेव मोड का फायदा क्या है ना, जैसे आधा टाइम तो मैं अपना स्क्रीन से बोर्ड को कवर कर लेता हूँ, तो लिखने के लिए स्कोप थोड़ा कम होता है। पेंटेव मोड में क्या है ना कि वहां पे स्पेस ज्यादा होता है, तो वहां पे ज्यादा लिख पाऊंगा, ज्यादा एग्जाम्पल दे पाऊंगा, ज्यादा ड्रॉ कर पाऊंगा, तो आपके लिए भी समझने में इजी होगा, बिकॉज अल्टीमेटली चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो दैट विल डू इन दैट पर्टिकुलर मैनर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी डन। बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछा है इसको रिवाइज करो। वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, तो वीडियो सर एग्जैक्टली 1.5 घंटे की हो चुकी है, 1 घंटे 32 मिनट हो रहे हैं। सो आई होप इन 1.5 घंटों में हमने पूरा मॉडर्न इंडिया अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। पीवाईक्यूज को अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत सारे थीम्स बार बार रिपीट हुए, बस यही प्रयास है, यही कोशिश है कि इनमें से आए हुए क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको गलत नहीं करेंगे। मॉडर्न इंडिया का पूरा वो आधा घंटे का 8 घंटे के आसपास का जो सीरीज है उसको देख लो, बाकी मॉडर्न इंडिया में एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाओगे। दिस इज द मिनिमम, इससे ज्यादा किए हुए हो तो अब कोई सोर्स नहीं, कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, मैं मेरी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है।
अगर मॉडर्न इंडिया खुद से कवर अप किया है तो प्लीज सेव टाइम, यूटिलाइज इट फॉर सम अदर सब्जेक्ट जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज एग्जाम एकदम सामने है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।